अगर कोई सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं या वो चोरी कर रहे हैं। अगर आपको सेंटर में डोमिनेट करना है इन द फ्यूचर तो उसका गेम प्लान क्या है आप? मई 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला। उसने ये नोटिफिकेशन निकाल के कह दिया कि जो सारे ऑफिसर्स हैं ना तुम्हारी सरकार में, वो चीफ मिनिस्टर की बात नहीं सुनेंगे। हमारे ऑफिसर्स जो की प्रोजेक्ट्स लीड कर रहे थे एजुकेशन के, हेल्थ केयर के, उन्हें दिल्ली से उठा के ऑल ऑफ अ सडन अंडमान ट्रांसफर कर दिया, कि अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर कर दिया। पॉलिटिक्स के डर्टी ट्रूथ के बारे में क्या सीखा? तो अगर हमने सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को सबसे खराब लोगों के हाथ में छोड़ दिया है तो देश का तो यही हाल होगा ना। क्या बीजेपी आपकी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल कर रही है? ये जो अपने ऑपोजिशन को हर गलत तरीके से खत्म करने का जो उनका प्रयास है, ये मुझे लगता है हमारे देश को डिस्ट्रॉय कर। अगर आप अमित शाह जी को मिलते तो आप उनसे क्या कहते? मैं उन्हें कहती कि मतलब अगर सेंटर में भी एएपी होती तो करप्शन नहीं होता देश में और इन्फ्लेशन रेट्स कम होते। यस, 100%। दोस्तों, जब हम पॉलिटिकल पॉडकास्ट कर रहे होते हैं ना, मेरी इंटेंशन ये रहती है कि हर साइड के पर्सपेक्टिव जानने चाहिए। बीजेपी का पर्सपेक्टिव जानना चाहिए, कांग्रेस का पर्सपेक्टिव जानना चाहिए और एएपी आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहिए। मेरे अनुसार दिल्ली के लोग, एनसीआर के लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर दिल्ली के बाहर लोग एएपी के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में, आतिशी के बारे में इतना नहीं जानते। इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू, इस पॉडकास्ट के थ्रू आप स्टेट पॉलिटिक्स को लेकर बहुत कुछ सीखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बहुत कुछ सीखोगे और इस देश के पॉलिटिक्स को लेकर बहुत कुछ सीखोगे। बीजेपी की भी बात हुई है, मोदी जी की बात हुई है, बहुत तीखी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन है। आई होप आप इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय भी करेंगे और सीखेंगे भी। हर पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन आप वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस स्टाइल वाली नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ कॉन्वर्सेशंस में एक नॉलेज का डाउनलोड होना चाहिए। आतिशी जी इस देश की बहुत रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है। बहुत सारे लोग इनके एडुकेशन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हैं। बैठो, इनसे सीखो और भारत के बारे में और जानो। जय हिंद दोस्तों, एंजॉय टुडेज एपिसोड। आतिशी मैम का स्वागत है टीआरएस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये टीआरएस का फुल फॉर्म भी बता दीजिए आप मुझे। टीआरएस है द रणवीर शो और हम है रणवीर, नॉट बियर बाइसेप्स। और आप है रणवीर इलाहाबादिया, आई एम टोल्ड। हाँ जी, हु इज नॉट फ्रॉम इलाहाबाद। हाँ जी। जिस तरह से हरिवंश राय बच्चन ने बच्चन नाम अपनाया अपने पूरे खानदान के लिए, उसी तरह मेरे फैमिली में एक एंसेस्टर थे जिन्होंने इलाहाबादिया नाम अपनाया अच्छा अपने पोएट्री के करियर के लिए, और फिर सारे फैमिली मेंबर्स ने अपना लिया इलाहाबादिया नाम। आप कुछ कहना चाहोगे नेम ड्रॉप्स के बारे में? देखिए, आपकी चॉइस है। जिस नाम से आप चाहेंगे हम आपको उस नाम से बुलाएंगे। ओके। अगर आपने नायक फिल्म देखी है ना, ये मेरा नायक स्टाइल कुछ सवाल। हिस्से मैंने देखे हैं पर उसके। आपको पता नायक फिल्म के बारे में आपको पता डेफिनेटली है, क्योंकि हर हफ्ते सोनी मैक्स पर मुझे हम ये सब पता है ना, आपको ये भी पता है ना कि अनिल कपूर ने केस फाइल किया हुआ है हाई कोर्ट में कि कोई नायक का नाम नहीं यूज कर सकता। रियली? लेट्स सी। आई लव यू अनिल कपूर। हेल्प अ मीडिया ब्रदर। केस फाइल मत करो। इट वाज अ ग्रेट फिल्म। पर एनीवे, अनिल कपूर की एक फिल्म, बढ़िया फिल्म थी नायक। बहुत बढ़िया फिल्म थी। आपको एक नायक पर्सपेक्टिव से सवाल पूछूंगा। अगर आपको एक साल के लिए देश का पीएम बनाया गया तो आपका फोकस किन चीजों पर रहेगा? नंबर 1 डेफिनेटली एजुकेशन। एजुकेशन पे इसलिए रहेगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमें सबको अपॉर्चुनिटी देनी है, अगर हमें सबको अवसर देना है, अगर हर व्यक्ति जो टैलेंटेड है, अगर हमें उसे एक अच्छी जिंदगी का मौका देना है, तो वो एजुकेशन के थ्रू ही होगा। एंड सो यस, डेफिनेटली अगर मुझे एक साल के लिए देश का प्रधानमंत्री बनने को मिलेगा, सो एजुकेशन डेफिनेटली वुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, कि इस पे हम ज़रूर काम करेंगे। मुझे लगता है कि इस पे खास करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा देश का बजट हो वो एजुकेशन में लगे, और स्पेशली स्कूल एजुकेशन में लगे। सो दैट वुड बी नंबर 1। नंबर 2 वुड बी हेल्थ केयर, कि हर व्यक्ति को सही इलाज का मौका मिले। एंड नंबर 3 जो मुझे लगता है, जहाँ पे हम अपनी यूथ की बात कर रहे हैं, अभी हमारे देश में, एज आई सेड, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम।
लेकिन एक ये मेंटालिटी भी है हमारे देश में कि भाई हमें लगता है कि पढ़ाई लिखाई का एक ही पर्पस है कि उसके बाद हमें नौकरी ढूंढनी है, और ये हमारे बचपन से हैमर किया जाता है कि भाई पढ़ लिख लो फिर अच्छी सी नौकरी करना, पढ़ लिख लो अच्छे नंबर लेके आओ फिर अच्छी सी नौकरी करना। और हमारा जो यूथ है वो पूरा नौकरियों की कतार में खड़ा रहता है, कभी यहाँ पे नौकरी ढूंढ रहा है, कभी वहाँ पे नौकरी ढूंढ रहा है। बट ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर सब लोग नौकरी ढूंढने वाले बनेंगे तो नौकरी देने वाला कौन बनेगा, राइट? आपको डेटा बताता है, आई थिंक मैकिन्जी की कोई रिपोर्ट थी जिसने कहा था कि 2030 तक इंडिया को 90 मिलियन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स की ज़रूरत है, राइट? ये जॉब्स कहाँ से आने वाली हैं? हमारे ही यूथ को अपने घर से बाहर निकल के जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा। तो आई थिंक दैट वुड बी द थर्ड थिंग कि अगर हम अपने यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, स्टार्टअप्स की तरफ, जॉब क्रिएटर्स बनने की तरफ इंस्पायर कर सकें और उसका एक मौका दे सकें, ये तीसरी चीज़ होगी। ओके, आई थिंक मेरे भी 3 सपने यही होते अगर किसी ने मुझे 1 साल के लिए पीएम बनाया होता तो। पर जब आप एक्चुअली पॉलिटिक्स में एंटर करते हो तब आपको असलियत के बारे में पता चलता है कि आई थिंक इन एटलीस्ट जितना मैंने जाना है अब तक, ठीक है, इन माई एक्सपीरियंस, जितने भी लोगों के साथ मैंने बात करी, आई थिंक ऑल ऑफ देम वर क्लीन हार्टेड इन द कोर, ऑल द पॉलिटिशियंस आई स्पोक टू, और हर किसी के इंटेंशन सही थे इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी दे वर फ्रॉम। पर आपकी दुनिया में बहुत कुछ होता है, यू वर्सेस मी होता है, स्मैकडाउन वर्सेस रॉ होता है, हर कोई एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा होता है, एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। तो ये जो आपके सपने हैं, डू यू फील इट विल एक्चुअली बिकम अ रियलिटी? मुझे तो लगता है इट इज ऑलरेडी बिकमिंग अ रियलिटी। आई थिंक दैट let me थोड़ा rephrase my question again. My question is, आपने पॉलिटिक्स के डर्टी ट्रूथ के बारे में क्या सीखा है अपने पूरे एक्सपीरियंस से? मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑन फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव, आपके इंटेंशंस एकदम क्लीन है, बट इट्स नॉट इजी टू चेंज इंटेंशंस इनटू रियलिटी थ्रू पॉलिसी, थ्रू गवर्नेंस। ये बताइए। देखिए, मैं इसमें 2-3 चीज़ें कहूँगी। ओके, एक तो ये है कि सबसे पहले डेफिनेटली आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, प्रॉब्ली आपके व्यूअर्स जैसे बहुत सारे लोग जो एक पढ़े लिखे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, जब हम पॉलिटिक्स को देखते हैं तो सबसे पहले हमें यही दिखता है कि पॉलिटिक्स इज़ डर्टी बिजनेस, राइट? मुझे लगता है एक मिडिल क्लास परिवार के पढ़े लिखे बच्चे को ये एडवाइस डेफिनेटली दी जाती है, भाई पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन से दूर रहना, राइट? कि जैसे एक 1 आर्म्स डिस्टेंस हमें स्कूल में पीटी में बताया जाता था ना। मुझे तो कहा जाता है कि पॉडकास्ट भी मत करो पॉलिटिशियंस के साथ, बट वी आर हियर नाउ, तो मैम बोलो। नहीं, आई लव टॉकिंग टू यू। एंड तो ये है कि हमारे यहाँ माना ही जाता है कि भाई पॉलिटिक्स इज डर्टी बिजनेस, लेकिन आप जी। दूसरी तरफ भी देखिए, वही लोग जो कहते हैं पॉलिटिक्स इज डर्टी बिजनेस, जब हम आपस में एक दूसरे के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, शाम को चाय पे बैठते हैं, डिनर पे बैठते हैं, और यहाँ जब टीवी पे 9 बजे के चैनल पे 9 बजे के न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस चल रही होती हैं और हम किसी भी इश्यूज़ पे बात करना शुरू करते हैं, तो हम ही लोग तकरीबन 5 से 10 मिनट में इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि भाई हमारे देश का बुरा हाल है एंड हमारे देश में कुछ बदल नहीं सकता है, नथिंग कैन चेंज इन दिस कंट्री, राइट? और ये कंक्लूजन पे हम सब आते हैं कि ये देश बदल नहीं सकता है, राइट? पर ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, हमारे देश का बुरा हाल क्यों है? क्योंकि अगर आप देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो सारी चीज़ें आपकी और हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? हम अपनी लाइफ में सारी मेहनत किस लिए करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी पेरेंट्स की देखभाल कर सकें कि कल को अगर मेरे मदर की, मेरे फादर की तबीयत ख़राब हो तो मैं उनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट इलाज करा पाऊँ। हम इसलिए करते हैं कि भाई मैं या मेरे बच्चे जब पढ़ लिख के जाएँ तो उनको अच्छी कॉलेज एजुकेशन मिल जाए, उनको अच्छी जॉब मिल जाए। हम ये चाहते हैं कि जब हम अपने घर से बाहर कदम रखें हम सेफ़ महसूस करें, राइट? हमारी सारी ज़िंदगी की सारी कवायद इन्हीं चीज़ों के लिए होती है। अब इन सब चीज़ों पे, चाहे आपके बच्चों के स्कूल कैसे होंगे, कॉलेज कैसे होंगे, जॉब्स कैसी होंगी, हेल्थ केयर कैसा होगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसी होगी, इस सब पे डिसीजंस कौन लेता है? इन सब चीज़ों पे डिसीजंस पॉलिटिशियंस लेते हैं, राइट? और हमारे देश में पॉलिटिक्स में जनरली कैसे लोग आते हैं? या जैसा हमें बताया जाता है कि खराब लोग ही आते हैं, राइट? जैसे अमरीश पुरी। हाँ, एग्जैक्टली, अमरीश Sorry. पुरी टाइप इमेज, और वो सफ़ेद कुर्ते पजामे में गनमैन लेके, ऐसी एक पॉलिटिशियन ये सच की है पर? इमेज रहती है कि नहीं। तो इसमें अगर आप ये देखिए तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट काम हैं हमारी लाइफ के, हमारे देश के, हमारे सोसाइटी के, हमने अपने सोसाइटी के वर्स्ट लोगों के हाथ में छोड़ दिया, राइट? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय द वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल,
जो पॉलिटिक्स में ज़रूरी नहीं है किसी सही रीज़न से आए। तो अगर हमने सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस को सबसे ख़राब लोगों के हाथ में छोड़ दिया है तो देश का तो यही हाल होगा ना। तो ये बात सही है कि पॉलिटिक्स आसान नहीं है, ये बात सही है कि इस देश में पॉलिटिक्स में हर तरह की चीज़ चलती है, लेकिन ये भी सही है कि अगर हम इस पॉलिटिक्स को ठीक नहीं करेंगे, अगर हम इस पॉलिटिक्स को साफ नहीं करेंगे, तो आज के देश के खराब होने के लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट? अगर हमें लगता है कि भाई पॉलिटिक्स में गंद है तो किसी को तो साफ करना पड़ेगा, वरना वहाँ पे खड़े रहेंगे हम बाय स्टैंडर्ड्स की तरह कहते रहेंगे जी बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, बहुत ख़राब है। भाई कौन ठीक करेगा? अगर हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ओके, चलो स्मैकडाउन वर्सेस रॉ करते हैं मैम। सो एज आई सेड कि इसमें फिर पॉलिटिक्स में हर तरह की चीज़ होती है, चाहे मतलब चाहे पॉलिटिक्स में एक दूसरे को कुछ गलत खराब बोलना हो, चाहे पॉलिटिक्स में अगर आप देखिए, इनफैक्ट मुझे तो याद है कि जब हम शुरू में पॉलिटिक्स में आए थे ना, तो लोग हम पे बहुत हंसते थे। वो हम पे हंस के ये कहते थे कि भाई तुम करोगे पॉलिटिक्स, तुम्हारे पास क्या है? ना तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ना तुम्हारे पास मनी पावर है, ना तुम्हारे पास मसल पावर है, ना तुम कास्ट पॉलिटिक्स की बात करते हो, ना तुम रिलीजन की बात करते हो, ना तुम इनमें से किसी चीज़ों पे वोट मांगते हो, तो तुम कहाँ सक्सेसफुल हो जाओगे इस देश की पॉलिटिक्स में? ओके, एंड पर ये सच्चाई है सारे हमारे देशों की। मतलब आप देखिए इलेक्शंस में कितना पैसा चलता है। आप किसी भी इलेक्शन से पहले, जिस दिन वोट पड़ता है उससे पहले आप देखिए किस तरह से पैसा बढ़ता है, किस तरह से दारू बढ़ती है। तब कई स्टेट्स में तो टीवी बढ़ते हैं, क्या क्या नहीं बढ़ता है, राइट? मसल पावर डेफिनेटली इज़ अ बिग थिंग। आप पॉलिटिशियंस के आसपास देखिए तो जो आपको बड़े सारे बाउंसर टाइप लोग, कभी कोई मशीन गन्स के साथ, हर तरह के क्रिमिनल्स पॉलिटिशियंस के साथ घूमते हैं, हर तरह के क्रिमिनल्स पॉलिटिशियंस बन जाते हैं। ये हमारे देश की पॉलिटिक्स की रियलिटी है। बट अगर हमें लगता है कि अगर हमारा अपने देश के लिए सपना है तो फिर हमें भी इस क्या कहें, इस कुश्ती के अखाड़े में घुसना ही पड़ेगा। ओके, रॉयल रंबल। अभी मैं खुल के बात करूंगा मैम एकदम, क्योंकि आप वार्म अप हो चुके हो। तो आई लव दैट आई कैन टॉक टू यू दिस ओपनली। फर्स्टली मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा, क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, बट एक्चुअली आई फील मेरी असली लर्निंग्स हुई यहाँ, आप जैसे लोगों से इन रियलिटी बात करके या मेरे पॉडकास्ट पर बात करके, एंड also talking to geopolitical experts, also talking to people from other countries कि what do you think about Indian politics। तो मैं एक perspective draw out करूँगा आपके बारे में, as in AAP के बारे में। okay, पहले तो मैं ये, शायद ये थोड़ी controversial statement है पर मैं फिर भी कहूँगा, I personally feel कि देश के जितने भी political parties हैं उन सारों में capable लोग हैं, ये मैंने खुद देखा है। और definitely एक अमरीश पुरी स्टाइल कैरेक्टर्स भी होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में, थोड़े विलेनस कैरेक्टर्स होते हैं। आई पर्सनली फील जब मैं आम लोगों से एएपी के बारे में बात करता हूँ, स्पेशली जो दिल्ली के लोग, और मेरी टीम में बहुत सारे दिल्ली के लोग हैं, देयर इज लव फॉर यू गाइस एंड देन देयर आर आल्सो सम क्वेश्चन मार्क्स, कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी है, स्पेशली लाइक टुवर्ड्स द एंड। मैं बिल्कुल अक्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक पॉडकास्टर हूँ। आई जस्ट वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। वैसे भी हमें एक्यूजेशंस का जवाब देने की भी आदत है, तो आप अक्यूज भी कर सकते हैं। आई एम श्योर, नहीं मुझे करना ही नहीं। मुझे बस जेन्युइनली सच जानना है, बिकॉज आई फील कि रियलिटी सिर्फ आप लोग जान सकते हो। यू ऑल आर इन चार्ज ऑफ गवर्नेंस, और बहुत कम गवर्नेंस ओरिएंटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हमेशा ये पूछा जाता है कि आप नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो, आप इनके बारे में क्या सोचते हो, बीजेपी के बारे में क्या सोचते नहीं, उन्हें पता हम क्या सोचते हैं। क्या सोचते हो? सी, आपकी दुनिया में ना, एज इन पॉलिटिकल दुनिया में एक प्लेबुक है कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज पर कीचड़ फेंकना है, और हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज पर कीचड़ फेंकते हैं। ये भी मैंने नोटिस किया। आजकल मे बी पॉडकास्ट के थ्रू लोग गवर्नेंस के बारे में ज़्यादा बात करना चाहते हैं। इट डजंट मेक द बेस्ट कॉन्टेंट, बट इट मेक्स द बेस्ट नॉलेज डाउनलोड्स। नो, आई एग्री, एंड मुझे तो लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एक डेमोक्रेसी क्या होती है? एक डेमोक्रेसी ये होती है कि once in 5 years हम एक इन्फॉर्म्ड चॉइस करते हैं जी, कि हम एक वोट डालते हैं कि भाई हमें किस तरह की पार्टी चाहिए, हमें किस तरह की सरकार चाहिए, राइट? ये अधिकार लोगों के पास हमेशा नहीं रहा है, राइट? हजारों साल से राजा महाराजा चले आ रहे थे, फिर अंग्रेज हमारे देश पे राज करते थे। तो द फैक्ट कि हमें चुनने का अधिकार है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जी। लेकिन अगर हमें चुनने का अधिकार है तो हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। मैम, आई थिंक कि जितने भी एटलीस्ट इंटरनेट यूजर्स हैं अभी थोड़े से एडुकेटेड हो चुके हैं, थोड़े बहुत एडुकेटेड डिसीजंस लेंगे। तो कहा जाता है कि डोंट वोट। मैं तो एक्चुअली मानती हूँ कि आपका
the fact that if people are listening to podcasts like this and the fact that people are listening to discussions about governance, वो बहुत अच्छी चीज़ है. जी. वो इसलिए अच्छी चीज़ है because इन्हीं लोगों को जाके जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके लिसनर्स हैं, जो आज हमारी बात सुन रहे हैं, उनको जाके वोट डाल के, चाहे अपनी पंचायत के लिए हो, चाहे अपनी म्यूनिसिपैलिटी के लिए हो, चाहे अपनी स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो, चाहे नेशनल गवर्नमेंट के लिए हो, उन्हें जाके एट द एंड ऑफ द डे चूज़ करना है. और वो सही चॉइस कर सकें, उसके लिए उनके पास सही इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है. तो इन सब मुद्दों पे हम जितनी ज़्यादा बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि पीपल विल डेफिनेटली मेक बेटर चॉइसेस. ओके, एटलीस्ट आई कैन स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ माई ऑडियंस जो बहुत जियोपॉलिटिकली ड्रिवन है, क्योंकि पॉलिटिकल कंटेंट से पहले हम बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल कंटेंट बना रहे थे और जनरली यूट्यूब इंडिया पर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल वेव चल रहा है. कहा जाता है कि मेसी को मेसी बनने के लिए रोनाल्डो की जरूरत थी. So, I would like to look at it like, I don't know if that's a compliment. Compliment है. I feel कि किसी भी गवर्नमेंट को, especially the governments in power, they need competition. जो honestly I don't think बीजेपी को कांग्रेस से मिल रहा है. And people are looking at you guys as the young, educated newcomers, the ones who are building it out. Plus आप लोग एक political startup हो, and I like this whole concept. पहले आपने दिल्ली में dominate किया, पंजाब, but I'm sure there's a game plan of going national. जो भी मैंने अब तक कहा, I would love to hear your perspective on it, even if you disagree with me, and I would love to probably just learn how you look at it differently. But उस game plan के बारे में भी जानना चाहूँगा कि अगर आपको सेंटर में डोमिनेट करना इन द फ्यूचर, तो उसका गेम प्लान क्या है अब? देखिए, मुझे लगता है कि हमें सेंटर में डोमिनेट करना है. आई थिंक दैट इज़ नॉट आवर विजन. आवर विजन इज़ कि देश में कुछ चेंज होना चाहिए. ओके, राइट. मतलब अगर आज आप हमारे देश को देखिए, यू में से कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, दुनिया उन्हें बहुत अच्छा मानती है, पर हम एक आम इंसान की दृष्टि से इस देश की हालत देखें. अगर आप एक मिडिल क्लास परिवार की ज़िंदगी देखिए, एक मिडिल क्लास परिवार स्ट्रगल कर रहा है. एक मिडिल क्लास परिवार अपना घर चलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है. एक महिला जो अपना घर चलाती है, वो 1 तारीख को सोचती है कि जितना पैसा आज मेरे घर में आया है, उससे मेरा महीना नहीं चलने वाला है. आज सब कुछ महंगा हो गया है. आटा महंगा हो गया है, दाल महंगी हो गई है, तेल महंगा हो गया है, सिलेंडर महंगा हो गया है. पीपल आर रियली स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट. और ये हर परिवार में आप देख रहे हैं. ये हो सकता है कि कुछ लोग हों, 5%, 10% लोग जो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास परिवार, एक लोअर मिडिल क्लास परिवार, एक गरीब परिवार फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है. अगर आप आज देश में महंगाई की हालत देखिए, सो आई थिंक इन्फ्लेशन इज़ प्रॉबली एट एन ऑल टाइम हाई. मतलब वी कैन चेक द एग्जैक्ट डेटा, बट इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है. दूसरा, आप अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखिए. आज हमारे देश में आई थिंक 4 करोड़ से ज़्यादा यूथ अनएम्प्लॉयड है. अब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, कई बार एक से ज़्यादा डिग्री लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही है. वो स्ट्रगल कर रहे हैं. एज आई सेड राइट एट द बिगिनिंग, वो एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, वो इधर से उधर घूम रहे हैं, वो इधर से उधर घूम रहे हैं. मैं जब अपने MLA ऑफिस में बैठती हूँ, सबसे ज़्यादा जो लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं, या मैं अपने एरिया में घूमती हूँ, जो सबसे ज़्यादा लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं, वो कहते हैं आप कुछ मत करो, बस मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, बस मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो. तो अगर आप एक आम इंसान की दृष्टि से देखिए, तो चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोज़गारी हो, इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, राइट? तो मुझे ये लगता है कि ये तो 2 सबसे बड़े सवाल हैं जो करंट गवर्नमेंट को उसका आंसर देना पड़ेगा. 2014 में जब मोदी जी पावर में आए थे, राइट, मैं समझ सकती हूँ कि लोगों ने उन्हें क्यों वोट दिया. इसलिए वोट दिया कि उन्होंने एक होप में वोट दिया कि भाई कुछ चेंज होना चाहिए. कि वो देख रहे थे कि इतना करप्शन हो रहा है, इतनी इन्फ्लेशन हो रही है, कि एक पार्टी इतने साल से रूल कर रही है, फिर भी देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, राइट. 2014 में लोगों ने बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को एक होप में वोट दिया कि कुछ चेंज होगा, कि देश में कोई चेंज आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ेंगी, महंगाई कम होगी. लोगों ने इसलिए वोट दिया. इनफैक्ट जो 3 मेन स्लोगन्स थे उस इलेक्शन पे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार. बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार. बहुत हुई, मतलब उसके बाद मुझे याद है शायद कुछ बेरोज़गारी पे था. लेकिन आज भी ये तीनों प्रॉब्लम सबसे बड़ी देश की प्रॉब्लम्स हैं. महंगाई कम नहीं हुई है, बेरोज़गारी कम नहीं हुई है, महिलाएं कोई सेफ़ नहीं है. इनफैक्ट महिलाओं के प्रति जो वायलेंस है वो तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है. सो डेफिनेटली देयर इज़ अ क्वेश्चन कि जो आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत अच्छा मानते हैं,
हमें किसी भी व्यक्ति को उनकी पर्सनालिटी से नहीं जज करना। मैं ये नहीं कह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे इंसान हैं, वो बुरे इंसान हैं। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो कैसे इंसान है। मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि वो देश कैसा चला रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि मैं किसी को भी वोट दे के भेजती हूँ, वो चाहे मेरा चीफ मिनिस्टर हो, वो चाहे मेरा प्राइम मिनिस्टर हो, वो चाहे मेरा एमएलए हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे सरपंच हो। जिस काम के लिए वोट दिया था वो काम होना चाहिए। इलेक्शन जीतना अपने आप में कोई एंड इन इटसेल्फ नहीं है। हम लोग पॉलिटिक्स में क्यों आए? देखिए, हम लोग इनफैक्ट अगर आप आम आदमी पार्टी को देखिएगा, हम रेगुलर पॉलिटिशियन से थोड़ा अलग हैं। हम इसलिए रेगुलर पॉलिटिशियन से अलग हैं कि हमारे देश में दो तीन तरह के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। एक, जिनकी फैमिली में पॉलिटिशियंस होते हैं कि हमारे पिताजी पॉलिटिशियंस, हमारे दादाजी पॉलिटिशियन, हमारे परदादा पॉलिटिशियन, राइट। दूसरा, ऐसे लोग आते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, तो वो उसके लिए फेम के लिए आते हैं पॉलिटिक्स में। तीसरा, हमारे देश में क्रिमिनल्स आते हैं पॉलिटिक्स में। दीज आर द 3 काइंड ऑफ पीपल हु कम इनटू पॉलिटिक्स। अक्सर ये माना जाता है कि लोग पॉलिटिक्स में इसलिए आते हैं क्योंकि पैसा बनाने का एक तरीका है कि आप इलेक्शन में बहुत सारा पैसा बनाओ, फिर आप बेस्ट पैसा लगाओ, फिर आप करप्शन से बहुत सारा पैसा बनाओ, अपनी 7 पुश्तों के लिए पैसा बना लो। जो सच है। हाँ, मैं कह रही हूँ ऐसा होता भी है, okay? राइट, ऐसा होता भी है। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी के पॉलिटिशियंस को देखिए, ज़्यादातर हम लोग अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल लोग थे। मतलब हम अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़े लिखे, उसके बाद हम अपनी फील्ड्स में सक्सेसफुल लोग। सो अगर आप अरविंद केजरीवाल जी को भी देखिए, मतलब इट इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी मिडिल क्लास चाइल्ड कि हमें IIT में एडमिशन लेना है, हमें एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। वो एक सिंपल मिडिल क्लास परिवार से हैं, Arvind Kejriwal, but he went on to get admission in IIT Kharagpur. After that, he went on to work in Tata Steel. He went on to work in, he became an IRS officer, right? सपना होता है लोगों का हमें इनकम टैक्स कमिश्नर बनना है। उन्होंने वो नौकरी छोड़ी और वो सड़क पे आके एक RTI एक्टिविस्ट बने करप्शन ख़त्म करने के लिए। मनीष सिसोदिया एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट थे, राघव चड्ढा एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। मैं खुद इस देश की दुनिया की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ी हूँ। मैंने इंडिया में भी जॉब्स करी हैं, मैंने बाहर भी जॉब्स करी। तो हम लोग अपनी फील्ड्स में बहुत सक्सेसफुल थे, एंड नॉट जस्ट सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ जॉब, वी ऑल हैड हाई अर्निंग जॉब्स। तो हम पॉलिटिक्स में पैसा बनाने नहीं आए, हम पॉलिटिक्स में सक्सेस के लिए नहीं आए। हम पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं क्योंकि हमें लगता था कि इस देश में एक चेंज की ज़रूरत है। वो चेंज आज के दिन में पॉलिटिक्स के माध्यम से ही आ सकता है। वो इसलिए पॉलिटिक्स के माध्यम से आ सकता है क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा था कि जो हमारी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियंस लेते हैं। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि अगर हमारी पॉलिटिक्स देख के और पार्टियां सही पॉलिटिक्स करने लग जाएं और लोगों को डिलीवर करने लग जाएं, तो हो सकता है फिर हमें भी पॉलिटिक्स में रहने की ज़रूरत नहीं है, राइट? एटलीस्ट यंग पॉलिटिशियंस को लेकर आए, क्योंकि ये आपकी एक स्पेशलिटी है। देखिए, यंग पॉलिटिशियंस को लेके आए, लेकिन चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड हो, वो ऐसे लोग हो जो देश के लिए सपना देख रहे हैं। वो ये सपना नहीं देख रहे हैं कि मैं अपने स्विस बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाल सकता हूँ, मैं कितने सोने के बिस्किट इकट्ठे कर सकता हूँ, मैं कैसे फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद सकता हूँ। आई थिंक ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए जिनका देश के लिए एक सपना है। ओके, मैं फिर से बहुत ओपन कॉन्वर्सेशन करूंगा, सो आई एम रियली सॉरी लाइक अगर मैं कोई लाइंस क्रॉस कर रहा हूँ आपके साथ, बट आई फील कि आप किसी भी मुद्दे को, आप नहीं, जनरली अगर कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन होती है, आप किसी भी मुद्दे को उठा सकते हो एंड यू कैन ड्रॉ इट आउट टू क्रिटिसाइज द पार्टी इन पावर एंड द पार्टी कैन क्रिटिसाइज यू इन द सेम वे। आपकी किसी चीज को उठाकर, इफ यू आर फ्रॉम द बीजेपी यू विल क्रिटिसाइज आप इन कांग्रेस and the other two will do the same to you. तो मैंने ये जाना है पॉडकास्टिंग के थ्रू कि मुझे आप लोगों से मुद्दों के बारे में बात ही नहीं करना क्योंकि आप सभी लोग अच्छे से डिफेंड कर लोगे, बिकॉज आई थिंक जर्नलिस्ट आपको ऐसा सवाल पूछते हैं, यू आर लाइक ट्रेन टू टॉक लाइक प्रॉपर्ली अबाउट दीज थिंग्स। क्योंकि अगर मैंने इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, विमेंस वेलफेयर के बारे में बीजेपी के लोगों से बात किया, दे विल डिफेंड इट वेरी वेरी वेल, वेरी कन्विंसिंगली ऑल्सो। सो आई थिंक द बेस्ट सिनारियो इज एक बीजेपी स्मृति ईरानी को यहाँ रखना चाहिए आपके साथ और आप दोनों की एक डिबेट करनी चाहिए, मुझे बस मॉडरेट करना चाहिए। I would be happy to do that. I would be happy to do that. पता है, आई थिंक वीरेंद्र सहवाग ने कभी कहा था कि इंडिया इज नॉट अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन, इंडिया इज एन आइकॉन लविंग नेशन, और इसलिए क्रिकेट सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है भारत में। एंड एटलीस्ट मेरी ऑडियंस के लिए, जनरली यूट्यूब ऑडियंस के लिए, आई कैन से द सेम कि people follow other great people. कुछ पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर, आप उनमें से एक हो, genuinely, like people respect you.
आई नो कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर जयशंकर ऑनलाइन, और वो नंबर से दिख जाता है. इट्स बिन अ बिगेस्ट पॉडकास्ट एवर, जस्ट ब्लू अप. वो हमने एक्सपेक्ट किया था कि व्यूज आएंगे, पर इतने ज्यादा व्यूज इतने कम समय नहीं पता था, और सारे लोगों ने देखा. दैट्स व्हाट रियली even spread the podcast in the college audience. The second person that's really loved is Nitin Gadkari. And I definitely feel कि at least जितने young लोगों से मैंने बात किया from a central elections perspective, it's swaying towards BJP because of people like this. क्योंकि लोगों ने infrastructure development notice करी है और geopolitical games notice करी है. I'm just giving you some anecdotal things based on what I have learned. उसी तरह मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बीजेपी में से who's the politician that you respect the most? I would definitely say Nitin Gadkari is definitely a politician that I respect. Sorry ma'am, pause. क्यों? मैंने जो उनका काम देखा है, अगर आप ये देखिए कि जो पिछले कुछ सालों में हाईवेज का डेवलपमेंट हुआ है, रोड्स का डेवलपमेंट हुआ है, डेफिनेटली उन्होंने अच्छा काम किया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड one of the things that I like about him is कि वो बहुत फैनफेयर के बिना अपना काम करते हैं. एंड अगर आपको पता नहीं है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जो इतने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वो नितिन गडकरी जी के डिपार्टमेंट से बन रही हैं. सो आई थिंक दैट इज़ ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि आप काम भी करते हो और अच्छा काम भी करते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप you are always wanting to be in the spotlight and take the credit. और रोड्स और सड़कें और बिल्डिंग्स टैंजिबल चीजें होती हैं जिन्हें आप देख सकते हो. उसी तरह डॉक्टर जयशंकर को लोग रिस्पेक्ट करते हैं रील्स और शॉर्ट्स की वजह से, उनके वन लाइनर्स स्प्रेड हो जाते हैं. दैट्स व्हाट स्वेइंग द यूथ वोट. पर बाकी के पॉलिटिशियंस का क्या, जो आपने कहा कि पॉलिसी के ऊपर, स्ट्रैटेजीज के ऊपर लोगों को चर्चा करनी चाहिए, पर हम कैसे जानेंगे, यंग लोग कैसे जानेंगे कि एग्जैक्टली विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में क्या हो रहा है? I think you might be better placed to help us in that. कि बेसिकली क्या है कि अभी ऐसा माना जाता है कि देखिए मीडिया अभी ऐसा क्यों है, चाहे आप टीवी चैनल्स देख लीजिए, चाहे न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, मतलब पॉलिसी को बोरिंग माना जाता है. बाकी सब चीज़ों को जो सेंसेशनल होती हैं, दे सीम मोर इंटरेस्टिंग, राइट? इसीलिए वो ज़्यादा बिकती हैं, एंड इसीलिए शायद मीडिया उनको ज़्यादा कवर भी करता है. बट एट द एंड ऑफ द डे फाइनली हमें किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि भाई मेरे बच्चे को अच्छा स्कूल मिला कि नहीं मिला. जब मेरे फैमिली का कोई मेंबर बीमार होता है, आई एम विलिंग टू मूव हेवन एंड अर्थ कि उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इलाज मिल जाए, राइट? अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे देश में हम अपनी वोट में और अपनी लाइफ की फैसिलिटीज़ में ये कनेक्शन नहीं देखते हैं. हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम जहाँ पे वोट डालते हैं उसका असर इन सब चीज़ों पे पड़ता है. हर पॉडकास्ट के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, प्रेप करता हूँ, पर पॉलिटिकल पॉडकास्ट के लिए आई मेक इट अ पॉइंट कि मान लो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यू इन चार्ज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मैंने दिल्ली के लोगों से बात किया आपके बारे में, द एवरेज पर्सन, कुछ एक्टर्स जो बॉम्बे में हैं अब, मैंने उनको पूछा कि दिल्ली के बारे में क्या याद है, क्या सुनने में आता है. मेरे साइड में जो फ्लाइट में बैठे थे उनसे पूछा, हर किसी ने एजुकेशन के बारे में बात किया कि ये आपकी पार्टी की हाईलाइट है, दैट्स द बिग पार्ट ऑफ ए हाईलाइट रील, एंड इट्स अ लॉट डाउन टू यू. सो अगेन बहुत सारे यंग लोग आतिशी मैम को इस पॉडकास्ट के थ्रू जान रहे हैं. कॉन्टेक्स्ट भी दीजिए थोड़ा कि एजुकेशन को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है एएपी को लेकर. I'm sorry if I'm asking a very basic question here, but I would like to hear from your own perspective. मैं आपको कंप्लीट करने दूंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि जो आपके खिलाफ हैं वो क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में. मुझे पता है वो क्या कहते हैं. तो आप ही कह दीजिए दोनों चीजें. हम उनकी बातें भी सुनते हैं, हम उनके ट्वीट्स और वीडियोस भी देखते हैं. पता है पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट जो लोग बातें कहते हैं ना, इट्स वेरी ऑफन पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड नॉट पॉलिसी मोटिवेटेड. नहीं, ये तो ठीक बात है. एनीवे गो ऑन. ये तो ठीक बात है. देखिए व्हाई एजुकेशन, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग पॉलिटिक्स में क्यों आए. हम लोग जो आम आदमी पार्टी में हैं, वी वर ऑल वेरी रेगुलर मिडिल क्लास पीपल, राइट? ना तो हम किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, ना हम किसी बहुत वेल्दी बैकग्राउंड से थे. हम एक एंटी करप्शन मूवमेंट के माध्यम से, सोशल इश्यूज़ पे काम करते हुए, NGOs से काम करते हुए, हम लोग एट सम पॉइंट, जो बहुत सारे लोग आज आम आदमी पार्टी में हैं, हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि चेंज होने के लिए, अगर हम चेंज कुछ देश में चाहते हैं, तो शायद पॉलिटिक्स से ही चेंज होगा. Why education became so important?
क्योंकि देखिए आज हमारे देश में हम जैसे इतने सालों से बात करते आ रहे हैं कि गरीबी हटाओ, मतलब इंदिरा गांधी के समय से ये बात हो रही है कि गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक हमारे देश से गरीबी हटी नहीं है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, जो बहुत पहले की बात है लेकिन तब जब मैं स्कूल में थी तो हमारे तभी मुझे याद है उसी समय पहले सोशल स्टडीज़ में 3 सब्जेक्ट्स होते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। आई थिंक अराउंड द टाइम व्हेन आई वाज इन स्कूल उसके साथ इकोनॉमिक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड से सोशल स्टडीज़ में। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो तब से हम पढ़ते आए हैं कि भाई 3 तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो तब भी हम पढ़ते थे कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब कहा जाता था कि 2020 तक इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, राइट। 2020 भी आया, 2020 भी निकल गया, लेकिन इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, राइट। इंडिया जैसे देश में अभी भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, इंडिया जैसे देश में अभी भी इतने सारे लोग बेरोज़गार हैं। आज भी हम इतनी बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, राइट, कि आप सुनेंगे कि मध्य प्रदेश में कहीं पे कोई एक बुज़ुर्ग अपनी पत्नी को 60 किलोमीटर पीठ पे लेके उठा के लेके गया जस्ट सो दैट उनको मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। ये कोई बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है, राइट। तो आज भी हमारे देश का यही हाल है कि जो हम पढ़ते थे कि भाई इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, आज भी हम उसी स्थिति में खड़े हुए हैं। हम जिन देशों को आज डेवलप्ड कहते हैं, चाहे हम यूएस की बात करें, कनाडा की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, जिन देशों को हम डेवलप्ड कहते हैं, ये सारे देश वो हैं जिन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट किया, जिन्होंने अपने देश के हर बच्चे को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी। उन्होंने कहा कि जी चाहे बच्चा अमीर परिवार से आता हो, चाहे बच्चा गरीब परिवार से आता हो, हम उसे फ्री एजुकेशन देंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन देंगे। और उसी कारण से आज वो देश यहाँ पे पहुँचे। क्यों? क्योंकि देखिए जस्ट बिकॉज कोई लड़का लड़की किसी गरीब परिवार से आ रहा है, उसका ये मतलब थोड़ी है कि उनमें टैलेंट नहीं है, राइट। लेकिन उसके टैलेंट को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा। तो अभी आपने अपने देश में सिर्फ 15% लोगों को, मे बी इवन 10% लोगों के टैलेंट को आगे आने का अवसर दिया है। अभी भी 85% ऐसे लोग बचते हैं जिनमें टैलेंट है, लेकिन उनको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल जाती, अगर वो 3 साल की उम्र में जब स्कूल में घुस रहा था, चाहे वो गरीब से गरीब परिवार से आता, लेकिन उसे बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल मिलेगा तो उसका भी टैलेंट निकल के आएगा, राइट। तो आपका टैलेंट पूल 15% से बढ़कर 100% तक पहुंच सकता है, राइट। दैट्स अ 7-8 टाइम्स ग्रोथ इन योर टोटल टैलेंट पूल। तो ये जो सारी कंट्रीज हैं जिनको आज हम डेवलप्ड मानते हैं, वो एजुकेशन के माध्यम से डेवलप हुई हैं। देखिए हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं, हम इंडिया के लोग कितने टैलेंटेड हैं, राइट। आज आप दुनिया में जाइए, सबसे बड़ी कंपनीज के सारे सीईओज इंडियंस हैं। आप किसी भी दुनिया के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स आर यूजुअली इंडियंस। आप किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पे हम सीनियर मोस्ट रिसर्च साइंटिस्ट आर इंडियंस, राइट। एंड येट हमारे देश के लोग अपनी अपनी फील्ड में नंबर 1 पहुँच गए हैं, लेकिन हमारा देश आगे नहीं पहुँच पाया, राइट, क्योंकि हमने सबको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अगर हमारे देश में जितना टैलेंट है हम सबको अपॉर्चुनिटी देंगे तो हमारे देश के यूथ हमारे देश की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, राइट। फिर उसके बाद गवर्नमेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट्स को अपनी अलग अलग गरीबी हटाओ योजना लाने की ज़रूरत नहीं है। गरीबी शिक्षा से ही हटेगी, गरीबी एजुकेशन से ही हटेगी। आज आप देखिए, हम दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं, क्यों हम एजुकेशन पे इतना फोकस करते हैं। आप शायद दिल्ली से नहीं हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली में बाहर जाएंगे, आप कहीं पर भी दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, तो आपको 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर एक झुग्गी बस्ती मिल जाएगी, एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी, एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे गरीब से गरीब बच्चे रहते हैं, गरीब से गरीब परिवार रहते हैं, राइट। इनके पास पैसे नहीं हैं कि अपने बच्चों को बड़े बड़े महंगे स्कूल्स में भेज सकें। लेकिन आज जब दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, सो ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज से जो बच्चे आ रहे हैं, वो आज दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट करके बेस्ट ऑफ बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं। इस साल दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के 1700 स्टूडेंट्स ने जेईई और नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। ये बच्चे गरीब परिवार से आ रहे हैं,
ये आपके और हमारे ऐसे फैमिली से नहीं आ रहे जहाँ वो लाखों रुपए कोचिंग पे खर्च कर रहे हैं, जहाँ पे उनके परिवारों ने उनको सिर्फ पढ़ाई के लिए छोड़ दिया है। ये प्रॉबेबली अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी एजुकेशन की वजह से आज उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लास्ट ईयर की बात है कि हमारे चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर वर इंटरैक्टिंग विद सम ऑफ द चिल्ड्रन जिन्होंने जेईई और नीट का एग्ज़ाम किया। आई कैन नेवर फॉरगेट, एक लड़का खड़ा हुआ और आई थिंक सीएम ने उससे पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, एक्सेट्रा। उसने खड़े होकर बोला कि मेरे पिताजी एक चप्पल की फैक्ट्री में लेबरर का काम करते हैं। आज मेरा एडमिशन आईआईटी मंडी में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स ने उसे एक अपॉर्चुनिटी दी है। जो बच्चा आज कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसने एडमिशन लिया है आईआईटी में, वो 4 साल बाद 5 साल बाद जब वहाँ से पास आउट होगा तो वो लाखों रुपए का पैकेज लेके निकलेगा, राइट? उस एक बच्चे ने विद इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू ईयर्स अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लेना है, राइट? तो अगर हम हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे तभी देश में गरीबी खत्म होगी। एजुकेशन हमारे देश में इन्वेस्टमेंट है, एंड दैट रियली हैज़ बीन द फोकस ऑफ आवर गवर्नमेंट। एंड मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चीज़ हमने करी, हमने बहुत सारी पॉलिसी चेंजेस की है एक्सेट्रा, पर मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चीज़ हमने करी है जो अभी देश में किसी और सरकार ने नहीं करी है, हमने अपनी सरकार का 25% बजट एजुकेशन में लगाया है। 1/4 ऑफ आवर बजट गेट्स स्पेंट इन एजुकेशन। कोई और सरकार एजुकेशन पे इतना खर्चा नहीं करती है, और ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 8 साल तक लगातार हमारी सरकार का हाईएस्ट एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे होता है। ओके, बट वो पैसा यूज़ कहाँ होता है स्पेसिफिकली? बेसिकली पैसा 3-4 चीज़ों में यूज़ होता है। एक तो गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा यूज़ हुआ है। ओके, आई डोंट नो, आप कभी दिल्ली क्या छोड़िए, आप देश में कहीं पे भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर गए हैं? आप कभी गए हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर? मैंने एज अ टीचर काम किया है वहाँ। ठीक बात है। तो आप अगर गवर्नमेंट स्कूल की, आपको कहाँ पे आपने पढ़ाया है? मुंबई में है कुछ म्यूनसिपल स्कूल्स। तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स की स्थिति देखिएगा, जी, हम एक डीपली डिवाइडेड सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैं सारी ज़िंदगी दिल्ली में नहीं हूँ। मैं खुद दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पास आउट हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पहली बार तब गई जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। आई हैड नेवर बीन इनसाइड अ गवर्नमेंट स्कूल, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे बैकग्राउंड के ज़्यादातर लोग कभी भी सरकारी स्कूल के अंदर नहीं घुसे होंगे। मैं ऑनेस्टली वेरी सेल्फिशली इंजीनियरिंग कॉलेज में कहा जाता था कि अगर अब्रॉड जाना है तो एक सोशल वर्क रिलेटेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो मैं उस सर्टिफिकेट के लिए गया, पर वो एक लाइफ एक्सपीरियंस था, क्योंकि दुनिया के बारे में पता चला, लोगों की असलियत के बारे में पता चला। एनीवे, गो ऑन। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं पहली बार एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर घुसी, एंड आई थिंक आई वुड हैव सेड दिस एट हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस, मुझे याद है मैं पहली बार जब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर घुसी, माय फर्स्ट मेमोरी, गेट के अंदर घुसते ही सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती है। ये होता है सरकारी स्कूल। और वो टॉयलेट जिसकी बदबू आपको 50 मीटर दूर आ रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्लासरूम्स की कमी है, उस टॉयलेट के बाहर के कॉरिडोर में 40-50 बच्चे बैठे हैं और वहाँ पे क्लास चल रही होती है। आप क्लासरूम के अंदर जाइए, बच्चों के बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं होता, पंखे टूटे हुए होते हैं, लाइटें टूटी हुई होती हैं, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ होता है। आप स्कूलों के अंदर जाइए, लड़कियां आपको बताती हैं कि हम तो स्कूल का टॉयलेट यूज़ ही नहीं कर सकते, वहाँ पे गेट ही नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, पानी नहीं है, हम टॉयलेट जाते ही नहीं हैं, हम टॉयलेट ही जाते हैं घर जाके। तो अगर आप एक बच्चे को स्कूल में पीने का पानी नहीं दे सकते, बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं दे सकते, आप उसको क्या पढ़ाओगे, राइट? और ये दिल्ली के सरकारी स्कूल 8 साल पहले इसी हालत में थे, और देश भर में सरकारी स्कूल इसी हालत में है। आई एम श्योर आपका मुंबई का म्यूनिसिपल स्कूल भी इससे कोई बहुत अलग नहीं है। देखिए, अक्सर ऐसा कहा जाता है जब एजुकेशन की बात होती है, तो कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया, लाल बहादुर शास्त्री तो फुटपाथ पे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे या पेड़ के नीचे पढ़ते थे, राइट? बट फैक्ट ये है कि इतनी मुश्किल परिस्थिति से कोई 1000 में से एक इंसान आगे बढ़ पाता है। जब कोई बच्चा उस टूटे फूटे स्कूल में जाता है ना, तो उसको एक बहुत क्लियर कट मैसेज मिलता है कि भाई तुम तो यू आर अ सेकंड ग्रेड सिटीजन, यू डोंट मैटर इन दिस वर्ल्ड, तुम कहीं नहीं पहुंचने वाले हो ज़िंदगी में। कौन पहुंचेगा आगे? वो बच्चे जो उन चमकते धमकते स्कूलों में जाते हैं, राइट? और ऑलरेडी उस बच्चे का पढ़ाई अपनी शुरू करने से पहले ही कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, राइट?
तो इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स, ऑफ कोर्स एक बेसिक फैसिलिटीज़ देने का तो कमिटमेंट हमारा था ही, लेकिन हमने स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा क्यों खर्च किया? हमने स्कूलों में ग्रेनाइट क्यों लगवाया? हमने स्टेनलेस स्टील की रेलिंग क्यों लगवाई? हमने गवर्नमेंट स्कूल में स्विमिंग पूल्स क्यों बनवाए? हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में सिंथेटिक ट्रैक्स क्यों बनवाए? हमने डिजिटल क्लासरूम्स क्यों दिए? क्योंकि जो बच्चा उस क्लासरूम में बैठा है ना, उसको लगना चाहिए कि मैं भी कुछ हूँ। बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और शायद सोचेंगे कि नहीं नहीं ये सच नहीं है, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, पर रिसर्च में भी ये निकला कि ये डेटा बैक्ड है कि बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर गवर्नमेंट Yes. स्कूल्स में भर्ती कराया। दिल्ली में एडमिट कराया। अगर आप देश भर का डेटा देखिए, नॉट जस्ट नाउ, अगर आप पिछले 20-30 साल का ट्रेंड देखिए एजुकेशन में, जी, तो फ्रॉम द अर्ली 90s लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूलों में एडमिट करवाया है। दिल्ली देश का एक इकलौता अब ऐसा स्टेट है जिसने इस ट्रेंड को रिवर्स किया है। पिछले 3 सालों में 4 लाख से ज़्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लिया है। सो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डेटा कह रहा है। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताती हूँ। बोलो। देखिए, मुझे याद है हम 2015 में जब हमारी सरकार पहली बार बनी थी और हम लोगों का इलेक्शन फरवरी में होता है, सो दैट इज़ जस्ट अराउंड द टाइम ऑफ स्कूल एडमिशन्स। तो 2015 में हमारे पास सबसे ज़्यादा लोग सिफारिश लेके आते थे कि इस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो, उस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो। आज ये हालात हैं कि हमारी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। ये 9th to 12th के स्पेशलाइज्ड स्कूल्स हैं, कुछ साइंस टेक्नोलॉजी के स्कूल्स हैं, कुछ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, मतलब तरह तरह के स्कूल्स हैं। एंड इन स्कूल्स में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और हम सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हैं और वो 9th to 12th का स्कूल है। इस बारी जब हमारे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का एडमिशन खुला, 4800 सीट्स के लिए हमें 90,000 एप्लीकेशंस आए। राइट? ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दिल्ली के लोगों का कॉन्फिडेंस है। जहाँ पे बाकी स्टेट्स में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं, वहाँ पर मुझे तो लगता है ऐसा एप्लीकेशन रेशियोज IIT का ही होता होगा, जितना ज़्यादा सीट टू एप्लीकेशन का रेशियो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है। और इतने लोग आ जाके हमारे को सिफारिश करते हैं, जी हमें अपने स्कूल में एडमिशन दिला दो, हमें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन दिलवा दो। राइट? सो आई थिंक दैट चेंज हैज़ हैपेंड। और मुझे ये लगता है इस चेंज में सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैंने आपको कहा था ना पहले, कि जो बच्चा 15 साल का एक कार रिपेयर की दुकान में मैकेनिक का काम कर रहा है, आज दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स ने एक्चुअली उसे अपॉर्चुनिटी दे दी है कि वो मर्सिडीज बेंज में इंजीनियर बन सकता है। एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग। इसलिए मैंने कहा कि AAP के हाईलाइट रील में एडुकेशन का एंगल है। है। और मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि एंड इट इज़ नॉट जस्ट 1 or 2 पीपल, कि इट्स नॉट जस्ट मी और इट्स नॉट जस्ट मनीष सिसोदिया जी एट्सेट्रा। मुझे लगता है कि एज अ पार्टी एंड एज अ गवर्नमेंट वी हैव बीन कमिटेड टू इट। इसीलिए मैंने आपको बजट की भी बात बताई कि ऐसा नहीं है कि ये 1 या 2 लोगों का सपना है, ये आम आदमी पार्टी का सपना है कि अगर हम इस देश के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, तो जो हमारे देश का हर इंसान ये सपना देखता है ना कि भाई इंडिया का नंबर 1 होना चाहिए, इंडिया शुड बी द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, हम ये सब मानते हैं कि ये सिर्फ एजुकेशन से ही हो सकता है। ओके, जिस तरह से मोदी जी ने अपने PM के टेन्योर से पहले एक CM का टेन्योर किया गुजरात में ग्रोथ दिखाई देश को, उसी तरह से क्या ये आपके पार्टी का भी प्लान है कि आप स्टेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हो ताकि पूरे देश को एक ट्रेलर मिल जाए कि अगर आप सेंटर में इफ़ यू आर इन पावर, फिर देश में क्या क्या बदलाव आएंगे? इज दैट ऑलवेज द मेंटालिटी? नो, आई थिंक दैट इज़, वो उसका एक हिस्सा है कि डेफिनेटली कि अगर हम किसी एरिया में अच्छा कर पाएँ, ऑफ कोर्स दिल्ली के लोगों के लिए अच्छा करेंगे, दिल्ली में भी करोड़ों लोग रहते हैं, राइट? तो अगर हम उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना पाए, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ करी है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिक्स में क्या पॉसिबल है उसको थोड़ा चेंज किया है। वरना होता क्या था कि पहले एक पार्टी आए, दूसरी पार्टी आए, लोगों को लगता था इसको वोट दे दो, उसको वोट दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, इन्होंने भी कुछ नहीं करना, उन्होंने भी कुछ नहीं करना। ये एक लोगों की पॉलिटिक्स के बारे में मेंटालिटी रही है।
जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल्स को देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को देखें, या मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव डन। दिल्ली में अब 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आती है, बहुत सारे लोगों को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, बहुत सारे एरियाज़ में पानी पहली बार पहुंचा है, राइट, जो हमसे पहले नहीं पहुंचा था। तो हमने बाय मेकिंग अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली इन एजुकेशन, मुझे ये लगता है कि हमने देश की पॉलिटिक्स को इसलिए बदला है क्योंकि पहली बार एजुकेशन हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल इशू। पहली बार कोई एजुकेशन के नाम पे वोट मांगने गया है, हमने एजुकेशन के नाम पे वोट मांगे और हम उसके आधार पे सक्सेसफुल भी हुए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम काम तो एजुकेशन पे अपने पहले टेन्योर में भी कर रहे थे, बाकी पार्टीज हमें देखती भी थी, पर उनको लगता था कि ये कोई इलेक्शन जीतने वाला इशू नहीं है। लेकिन जब हमने एजुकेशन को अपना मेन इलेक्शन प्लैंक बनाया और उसके आधार पर हम एक सेकंड टर्म लेके आए, वो भी 90% से ज़्यादा सीट्स लेके, तो मुझे ये लगता है कि देश भर में जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको पहली बार ये लगा कि मे बी एजुकेशन कैन ऑल्सो बी एन इशू फॉर सक्सेसफुल पॉलिटिक्स, कि आप स्कूलों को अच्छा करने से आप इलेक्शन भी जीत सकते हैं। एंड मैं ये ट्रेंड देख रही हूँ पिछले कुछ सालों में कि अब देश में अलग अलग पार्टीज ने एजुकेशन की बहुत बात करनी शुरू कर दी है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि पिछले 3-4 सालों में एटलीस्ट 12 स्टेट से इफ़ नॉट मोर लोग आए हैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स देखने के लिए, राइट। एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है। मोदी जी गुजरात के सीएम थे 15 साल तक, अमित शाह जी वहाँ के एचएम थे इतने साल तक, उनकी पार्टी की शायद 27 साल से वहाँ पे सरकार है। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी और हम एजुकेशन की इतनी बात करते हैं कि अमित शाह जी मुझे लगता है पहली बार इलेक्शन कैंपेन के दौरान किसी सरकारी स्कूल में गए, राइट। पीएम ने भी अपनी एक एजुकेशन की स्कीम गुजरात से लॉन्च करी। हालांकि बाद में पता चला कि जिस स्कूल में वो बैठे हुए थे वो एक्चुअल स्कूल नहीं था, वो फेक स्कूल था, वो कहीं पे पोटा कैबिन में बना हुआ था। बट द फैक्ट दैट आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, इतने साल वहाँ पे सरकार चलाने के बाद, जो वहाँ की इतनी पॉपुलर पार्टी, इतने पॉपुलर लीडर्स, उनको भी लगा कि भाई इस बार ये एजुकेशन की बात करनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन कि आम आदमी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है या आम आदमी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आती। मुझे ये लगता है कि अगर हम पॉलिटिक्स के बेंचमार्क्स चेंज कर सकते हैं, अगर हम पॉलिटिक्स को इन रियल इश्यूज पे लेके आ सकते हैं, तो हम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए। नहीं, डेफिनेटली। क्या बीजेपी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रही है? बीजेपी ने हमारी लाइफ को मुश्किल तो किया हुआ है, आई डोंट डिनाई दैट। 2015 में जब हमारी पहली गवर्नमेंट बनी, नाउ दिल्ली डेफिनेटली हैज़ अ यूनिक स्टेटस, दिल्ली देश की राजधानी है। एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहले दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी होती थी, एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिससे दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली मिली, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर मिला। बहुत सारी पावर्स दिल्ली के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के पास 1991 ऑनवर्ड्स होती रही हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, फरवरी 2015 में ही बिकेम चीफ मिनिस्टर। शॉर्ट स्टिंट के लिए उससे पहले भी रहे थे, बट फरवरी 2015 में ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम विद अ ब्रूट मेजॉरिटी, मतलब 67 आउट ऑफ 70 सीट्स। इससे क्लियर मैसेज दिल्ली वाले नहीं दे सकते थे कि हमें आम आदमी पार्टी चाहिए, हमें अरविंद केजरीवाल चाहिए। फरवरी 2015 में हमारी सरकार बनी। मई 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला, जो बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल के बाद कहा है कि वो नोटिफिकेशन इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। उसने ये नोटिफिकेशन निकाल के कह दिया कि जो सारे ऑफिसर्स हैं ना तुम्हारी सरकार में, वो चीफ मिनिस्टर की बात नहीं सुनेंगे, उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। व्हाट डज दैट मीन? मतलब एक आम इंसान के लिए अगर आप देखिए, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूँ, इसका मतलब ये है कि लोग वोट तो हमें देंगे, लेकिन जिन ऑफिसर से हमें काम करवाना है वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, राइट। तो कोई भी सरकार ऐसी परिस्थिति में कैसे काम कर सकती है? और पिछले 8 साल से रोज रोज ये लड़ाई चली है, इलेक्टेड गवर्नमेंट और ऑफिसर्स के बीच में चली है, इलेक्टेड गवर्नमेंट और एलजी के बीच में चली है, सेंट्रल गवर्नमेंट में चली है, हाई कोर्ट में चली है, सुप्रीम कोर्ट में चली है, सड़क में चली है, संसद में चली है। ये लड़ाई 8 साल से चल रही है, राइट। एंड इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं जब मैं ये कहती हूँ कि हमें काम करने से रोका जाता है, राइट, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि हम कोई नई पॉलिसी लेके आना चाहते हैं, हम नया स्कूल बनाना चाहते हैं, हमने कहा कि हमें स्कूल में स्विमिंग पूल्स बनाने हैं, राइट। तो हम उसकी फ़ाइल भेजेंगे और एलजी साहब उस पर लिख के भेज देंगे, भाई स्विमिंग पूल क्यों बनाना है,
राइट? स्विमिंग पूल तो बहुत महंगा होता है। भैया आप कौन होते हो ये कहने वाले? दिल्ली के लोगों ने तो हमें चुन के भेजा है ना, राइट? पर एलजी साहब ने अगर एक बारी फाइल पे लिख दिया कि स्विमिंग पूल बनाने की क्या ज़रूरत है, उसके बाद किसी भी ऑफिसर को डर लगता है कि भाई अगर हमने स्विमिंग पूल बना दिया और हमने स्पोर्ट्स फैसिलिटी बना दी तो फिर हमें बड़ी गलत निगाह से देखा जाएगा। हो सकता है हमें सस्पेंड कर दें, हो सकता है हमें दिल्ली से उठा के अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भेज दें, हो सकता है हमें लक्षद्वीप पोस्टिंग कर दें, और ऐसा हुआ भी है। हमारे ऑफिसर्स जो की प्रोजेक्ट्स लीड कर रहे थे एजुकेशन के, हेल्थ केयर के, उन्हें दिल्ली से उठा के ऑल ऑफ अ सडन अंडमान ट्रांसफ़र कर दिया, उन्हें दिल्ली से ऑल ऑफ अ सडन उठा के अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफ़र कर दिया, राइट? तो एक तो ये लड़ाई रही है, ये लड़ाई 8 साल से चलती रही है। और मैं ये कहूँगी कि ये एंड आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ साइकोफैंट या कि मैं कोई अरविंद केजरीवाल की भक्त हूँ या कुछ, बट उस व्यक्ति की दाद देनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने करेज दिखाई है इस लड़ाई को लड़ने में, जो एनर्जी दिखाई है इस लड़ाई को लड़ने में, और ये कहा है कि भाई तुम मुझे कितना भी अपोज करो, कितना भी रोको, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल के दिल्ली वालों का काम करवा के रहूँगा। इस मैं वैक्यूम को आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ। हमने कुछ साल पहले कहा था कि दिल्ली में बहुत क्राइम है, खासकर महिलाओं के अगेंस्ट, तो पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरास लगने चाहिए। अब दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली पुलिस नहीं आती है, सो ऑब्वियसली पुलिस रिलेटेड इंटरवेंशंस हम नहीं कर सकते, बट एवरीबडी नोज सीसीटीवी कैमरास विल मेक द सिटी सेफर। एलजी साहब फाइल ही नहीं पास कर रहे थे, राइट? दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अलॉन्ग विथ 3 मिनिस्टर्स वो 8 दिन तक जाकर एलजी साहब के ऑफिस के अंदर धरने पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक सीसीटीवी कैमरा की फाइल पास नहीं करोगे ना, मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं। वो 8 दिन तक उनके ऑफिस के अंदर के ड्राइंग रूम में बैठे रहे। जितने एरिया में हम बैठे हैं ना, इतना छोटा सा एरिया था, नॉट इवन 8 फीट बाय 8 फीट। वहाँ पे एक मुख्यमंत्री और 3 मंत्री 8 दिन तक बैठे रहे जब तक सीसीटीवी कैमरा की फाइल नहीं साइन हुई। पर आखिरकार हुई। पर जितना एफर्ट और एनर्जी उस एक फाइल को साइन कराने में गया, उसमें इतनी और चीज़ें हो सकती थी, राइट? इसका नुकसान एट द एंड ऑफ द डे किसको होता है? इसका नुकसान दिल्ली के लोगों को होता है, राइट? कि अगर आपको हर छोटा काम करवाने में जितना टाइम उसमें लगना चाहिए उससे 10 गुना टाइम लग रहा है, उसे 10 गुना एनर्जी लग रही है, तो इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा काम हो सकते थे। तो इसका ये जो बीजेपी ने पिछले 8 साल से किया है, ये मुझे लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान दिल्ली वालों को हुआ है। एंड इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक रिवेंज। ऐसा लगता है कि वो दिल्ली वालों से बदला ले रहे हैं कि अच्छा बच्चू तुम हमें वोट नहीं देते, अब हम दिखाएंगे, और दो अरविंद केजरीवाल को वोट, और दो आम आदमी पार्टी को वोट, राइट? मुझे लगता है कि 2014 में जब मोदी जी चुनाव जीते तो ऐसा लग रहा था कि भाई अब उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है। वो लोकसभा का चुनाव जीते, 1 स्टेट इलेक्शन, 2nd स्टेट इलेक्शन, वो सब कुछ जीतते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अश्वमेध का घोड़ा दौड़ रहा है और उस घोड़े को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन दिल्ली में, जो देश की राजधानी है, जहाँ पे प्रधानमंत्री खुद बैठते हैं, उनकी नाक के नीचे दिल्ली वालों ने इतना बड़ा मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दे दिया। तो मुझे लगता है कि उनकी ईगो हर्ट हो गई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं दिखाता हूँ कि कैसे काम करते हो। तो पिछले 8 साल से यही लड़ाई चल रही है, कभी कोर्ट में चलती है, कभी यहाँ चलती है, कभी वहाँ चलती है। आई थिंक इट्स नॉट फेयर टू द पीपल ऑफ दिल्ली। ओके, अगर आपको हमारा काम अच्छा नहीं लगता, आपको हम अच्छे नहीं लगते, भाई आपकी इतनी स्टेट्स में सरकार है, आप हमसे अच्छा काम करके दिखाओ। अगर आपको लगता है कि हमारे स्कूल अच्छे नहीं है, जैसे बीजेपी वाले नेता हमारे किसी स्कूल की जो बिल्डिंग होगी, जो डिमोलिश होने वाली होगी, वहाँ पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से फेसबुक लाइव करेंगे और कहेंगे कि देखो स्कूल टूटा हुआ है, टॉयलेट गंदा है, बिल्डिंग में क्रैक है, राइट? अगर आपको लगता है हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, आप अपनी किसी और स्टेट में करके दिखाओ। आप तो इतनी स्टेट्स में आपकी सरकार है, आप यूपी में करके दिखाओ, आप एमपी में करके दिखाओ, आप किसी और स्टेट में करके दिखाओ। आपको हमारे काम क्या रोकने की ज़रूरत है? आप और लंबी लकीर खींचो। अगर आपको लगता है कि दिल्ली सरकार के 1700 बच्चे आईआईटी में गए, भाई आप अपने 5000 बच्चे आईआईटी में एडमिट करा के दिखाओ। अगर दिल्ली सरकार अपने स्कूल में स्विमिंग पूल देती है, तो आप उससे अच्छी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दे के दिखाओ। पर आप हमारे काम क्यों रोक रहे हो? ये जो आपने कहा कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जो भी आपका एग्जीक्यूशन बेस्ड वर्क है जो ऑफिसर्स करते हैं, अभी ऑफिसर्स आपसे छीने गए, तो फिर आप एग्जीक्यूशन कैसे करते हो? लड़ लड़ के करते हैं।
ऐसे ही ये ऐसे ही जो करते हैं। केजरीवाल जी ने जुगाड़ किया, एग्जैक्टली, क्या करें? उनको क्योंकि व्लॉगर देखिए, बनना चाहिए फिर। एनी सॉरी, गो ऑन, सॉरी, इंट्रूसिव थॉट, बट गो ऑन। पर क्या करें बताइए? अब दिल्ली वालों ने हमें वोट दे दिया है, राइट? अब उन्होंने हम पे इतना भरोसा किया है, हम उनको जाके ये तो नहीं कह सकते कि भाई अफसर फाइल नहीं साइन कर रहा। तो हम कभी प्यार से, कभी मोहब्बत से, कभी डरा के, कभी किसी चीज़ से, किसी ना किसी तरीके से, कभी एलजी साहब के ऑफिस के बाहर जाके धरना दे के, किसी ना किसी तरीके से फिर हम काम करवाते हैं। कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं होते हैं, कुछ काम स्लो होते हैं। डेफिनेटली पिछले कुछ समय से, जब से ये एक, आपको पता है कि दिल्ली को लेके, दिल्ली की पावर्स को छीनने के लिए अभी एक पार्लियामेंट में नया बिल आया है। उससे पहले वो कुछ महीने पहले एज एन ऑर्डिनेंस लाया गया था। डेफिनेटली उससे काम पे असर पड़ा है, काम स्लो हो रहे हैं उससे, डेफिनेटली उसकी स्पीड पे असर पड़ा है। लेकिन ये है कि जैसा मैंने कहा, दिस इज़ वन थिंग यू हैव टू अप्रिशिएट अबाउट अरविंद केजरीवाल, दैट मैन डज नॉट गिव अप। वो आज भी लड़ रहे हैं, आज भी काम करवा रहे हैं, और किसी ना किसी तरीके से कोई जुगाड़ निकाल के दिल्ली वालों के काम कराने में लगे हुए हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा। पहले हाँ ये जी। कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत तगड़ी पीआर स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर पॉलिटिकल व्लॉग्स निकले, पूरा देश ठीक भी बात है। देखेगा, और जो एक पॉलिटिशियन एक्चुअली कर रहा है वो पब्लिक नॉलेज बन जाएगी। हाँ, नहीं, ठीक बात है, दैट्स अ गुड आइडिया, सो वी शुड लर्न फ्रॉम यू। हाँ, ऐसे बहुत सारे डिजिटल स्ट्रैटेजीज है जो आई फील पॉलिटिकल दुनिया यूज नहीं करी, दोनों साइड से, एज इन प्रो मोदी एंड एंटी मोदी, विच इज व्हाट आई कॉल राइट एंड लेफ्ट, बिकॉज इट्स नो राइट अदर कॉन्वर्सेशन। ओके, अगर आपकी ऑप्टिमम स्पीड 100% हाइपोथेटिकली होती, अगर आपके पास सारा पावर होता, तो अब कितनी है? बिकॉज ऑफ वॉट एवर बीजेपी इज डूइंग अगेंस्ट यू गाइस, एज कम्पेयर टू 100%। मतलब आप 90% पे काम कर रहे हो, 10% पे काम कर रहे हो? मुझे लगता है कि पिछले 7-8 सालों से वी वर प्रॉबली वर्किंग एट 50-60% ऑफ द ऑप्टिमम स्पीड। ओके, आई थिंक वी हैव बीन इवन पुल डाउन अ लिटिल बिलो दैट, मतलब इससे बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। अभी हम 30-40% ऑफ व्हाट वी कैन डू और व्हाट वी कैन डिलीवर, मुझे लगता है कि इनकी ये कोशिश है कि हमें उस पर सीमित किया जाए। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जो हमारे मेन प्रॉमिसेस हैं दिल्ली के लोगों को, उनको कभी भी सफ़र नहीं होने दिया है। कि जो हमारे मेन प्रॉमिसेस हैं, चाहे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बिजली हो गई, पानी हो गया, ये हमने हमेशा इंश्योर किया है कि इनको हम प्रोवाइड करते रहें। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें अगर ये हमारा काम नहीं रोकते, तो मुझे लगता है कि कुछ और चीज़ें बहुत अच्छी होती। लाइक आई थिंक कि दिल्ली देश की राजधानी है, कोई भी देश की राजधानी में आए तो उसे लगना चाहिए वाओ, राइट, कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपकी सड़कें बहुत अच्छी हैं। जैसे एक आप किसी भी दुनिया के बड़े सिटी में लैंड करते हैं और आप एयरपोर्ट से निकलते हैं और आप शहर देखने जाते हैं, तो एक वाव फैक्टर होता है। मुझे लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने का और ये अर्बन डेवलपमेंट जो हो सकती थी, वो वाव फैक्टर हम जो दिल्ली को दे सकते थे, उसमें अनफॉर्चुनेटली काम थोड़ा सा स्लो हुआ है because of all this. आप मीम कल्चर फॉलो करते हो बाय एनी चांस? I'm a bit worried about what's coming. Yes. नहीं, क्यूट एंगल्स No, है no, no, no. आपके Not ऊपर नहीं always है। cute, definitely. नहीं, इट्स नॉट रिलेटेड टू ये। मोदी जी मीम कल्चर में ना उनका एक क्यूट इमेज है, ऑनेस्टली ही इज शोन एज अ लवर बॉय, लाइक आजकल। सॉरी, मतलब ये मैं बस यूथ की बातें कह रहा हूँ। उन पर लाइक रोमांटिक मीम्स बने, बट देयर इज लव फॉर हिम जेन्युइनली इन द यूथ। ये मैं कवर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं मीम कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ। अगर आप किसी भी डैंक मीम पेज को फॉलो करोगे तो ऐसे ही मीम्स निकल के आता है। अमित शाह जी को लेकर एक बहुत डरावना इमेज है, यूथ डरता है उनसे। क्या आप उनसे मिले हो कभी? नहीं मिली हूँ मैं। अगर आप मिलते तो आप उनसे क्या कहते हैं? मैं उन्हें कहती कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केस में जेल डालना बंद करवाइए। क्योंकि दिस इज द सेकंड एंगल टू इट, दिस अदर क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग कि बीजेपी ने जो परेशान किया हुआ है, देखिए वो सिर्फ काम की दृष्टि से नहीं किया। आई थिंक हमारे लिए पर्सनली ये पिछले 1-2 साल में बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि हमारी पार्टी के 3 लोग जो हमारे बहुत करीबी भी रहे हैं, जो सरकार में और पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते रहे हैं। और देखिए, हम एक छोटी सी पार्टी हैं, हम कोई बहुत ऐसी बड़ी पार्टी तो है नहीं, तो हमारे पार्टी के लोग ही हमारे दोस्त हैं, हमारे पार्टी के लोग ही हमारी फैमिली की तरह हैं, राइट? जैसे किसी भी स्टार्टअप में होता है,
एंड हमारे परिवार के, हमारे क्लोजेस्ट लोगों में से 3 लोग जेल में रहे हैं फॉर मतलब पिछले साल 1.5 साल से. इन नन ऑफ द केसेस इज देयर एनी एविडेंस, राइट. पर जो एक हम सुनते थे ना पुराने ज़माने की फिल्मों में, अब मेरे लिए पुराने ज़माने की हैं तो आपने तो पता नहीं देखी होंगी कि नहीं देखी होंगी, जो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में हम सुनते थे जी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, राइट. उसमें हमारे इतने क्लोज लोग आज जेल में हैं. आप सत्येंद्र जैन जी को देखिए, मतलब ही इज़ द मैन हु हैज़ गिवन दिस कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ मोहल्ला क्लिनिक. मोहल्ला क्लिनिक जो आज दुनिया में रिकग्नाइज्ड है एज एन एग्जाम्पल ऑफ लो कॉस्ट हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, राइट. वो आदमी 1 साल से ज़्यादा जेल में रहा. उस जेल के स्टिंट में he had a fall, he hurt his back. For 8 months he did not get treatment, right. मुझे याद है जब वो फाइनली मेडिकल बेल उनको मिली और वो मुझे लगता है सीधा जेल से हॉस्पिटल गए, और जब मैं उनसे मिली मुझे उनको देख के विश्वास नहीं हुआ कि इस आदमी का क्या हाल बना दिया है बीजेपी की सरकार ने एक झूठे केस पे. मतलब वो चल नहीं पा रहे थे, वो हॉस्पिटल के कमरे में थे. वो आए जब मैं गई थी तो वो शायद बाथरूम गए थे, वो बेड तक आ रहे थे. जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी. उनको इतनी सी दूरी कवर करने के लिए 4 बार सहारा लेना पड़ा किसी चीज़ का. ये वो आदमी है जिसने कोविड के दौरान उनकी अपने फादर की डेथ के 24 घंटे के अंदर अंदर वो आदमी फील्ड पर था, लोगों को हेल्थ केयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा था. आज वो खुद चल नहीं पा रहा है, राइट. तो जब हम अपनी आंखों के सामने ये देखते हैं तो ऑब्वियसली हमें गुस्सा तो आएगा ही बीजेपी पे. आप मनीष सिसोदिया जी को देखिए, आज इतने बड़े बड़े लोग हम देखते हैं. अभी कुछ दिन पहले किसी बड़े से वकील की तीसरी शादी हुई थी लंदन में. जो लोग इस देश से क्रिमिनल केसेस पे फरार हैं वो शादी में मौजूद थे, राइट. मनीष सिसोदिया जिसके घर में एक चवन्नी नहीं मिली, जिसके घर में, जिनके ऑफिस में, जिनके पैतृक गांव में, जिनके लॉकर में एक चवन्नी नहीं मिली, वो आदमी 6 महीने से ज़्यादा से जेल में है. सो आज अगर आप बीजेपी की सरकार को, और आई डोंट थिंक इसमें पीएम और एचएम में कोई अंतर है, मुझे नहीं लगता. हो सकता है कि ऐसा माना जाए कि अमित शाह जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे हैं. ऑब्वियसली दोनों कर रहे हैं, राइट. ये जो अपने ऑपोजिशन को हर गलत तरीके से ख़त्म करने का जो उनका प्रयास है, ये मुझे लगता है हमारे देश को डिस्ट्रॉय कर रहा है. देखिए, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको अपने ऑपोजिशन पे इस तरह से हमला करने की क्या ज़रूरत है? क्यों आपको झूठे केस फाइल करने की ज़रूरत है? क्यों आपको ईडी की रेड्स की ज़रूरत है? क्यों आपको सीबीआई को मिसयूज़ करने की ज़रूरत है? आज आप देखिए, हर ऑपोजिशन के नेता पर कितने सीबीआई के केसेस हैं, कितने ईडी के केसेस हैं. दूसरी तरफ आप देखिए, आपके ही मीम कल्चर में, इनफैक्ट कुछ दिन पहले मेरे पास एक मीम आया मतलब आपकी जनरेशन के मीम कल्चर में मुझे किसी ने एक मीम दिखाया. उसमें किसी आदमी को वो हैंग कर रहे थे, तो उससे पूछा गया तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, तो उसने कहा मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी है. पर ये है ना, ये फैक्ट है. ये मीम क्यों बना? ये इसलिए बना क्योंकि आज इस देश का हर करप्ट पॉलिटिशियन बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है और पाक साफ निकल के आ जाता है. आई डोंट नो आप बंगाल की पॉलिटिक्स फॉर एग्जांपल कितना फॉलो करते हैं. बंगाल में बीजेपी की पॉलिटिक्स सारी एक ही बंदे के खिलाफ होती थी, शुभेंदु अधिकारी और उसके स्कैम, राइट. उन्होंने कितने इलेक्शन लड़ लिए बंगाल में ये कहते हुए कि इनका चिट फंड स्कैम, शारदा स्कैम, ये स्कैम, और सीबीआई इंक्वायरी हुई, ईडी के केस हुए. फिर शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, सारे केस खत्म हो गए. उनकी करप्शन नहीं रही, वो एक ईमानदार पॉलिटिशियन हो गए. असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी ने एक बुकलेट छापी हुई है उनके स्कैम्स पे, राइट. और वो बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे. वो उनका कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का या वाटर डैम्स का कुछ ऐसा स्कैम था. तब हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में होते थे.
उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए और वो चमकते हुए सफ़ेद निकल आए और ईमानदार हो गए और अब उन पे कोई सवाल नहीं है। अगर मैं आज आपको बता रही हूँ, अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर लेना, उन्हें कल बेल मिल जाएगी और वो बाहर होंगे। वो तो उनका ईमान है कि वो आज भी आम आदमी पार्टी के साथ हैं, अपनी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं और इसीलिए जेल में है, इसीलिए इतनी वरिंग हालत में है। तो ये जो बीजेपी की पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज है, मुझे ये लगता है कि इससे देश को बहुत नुकसान होता है। भाई व्हाट इज रॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन? ऑपोजिशन होना तो अच्छी बात है। अगर आपकी कोई कमियां बताएगा तो आप उसको और अच्छा कर सकते हो। मान लीजिए आप कोई पॉलिसी लेके आते हैं, उस पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम्स है और ऑपोजिशन उसको रेज करती है, राइट? तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम। बीजेपी क्या कर रही है? कहते हैं अच्छा तुमने मुझ पे सवाल उठाया, अच्छा बच्चों अब तुम अंदर जाओगे। ये मुझे लगता है कि हमारी देश की डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। ओके, एक गवर्नेंस का सवाल मुझे पहले से पूछना था, एक प्री प्रेप्ड सवाल है और ये मैं जेन्युइनली जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अनदर बिग पार्ट दैट केम आउट माई रिसर्च वाज कि ये डेटा बैक्ट है फिर से। अगर मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, बट बेसिकली सी जो लोग आप लोगों की क्रिटिसिज्म करते हैं, एपी की क्रिटिसिज्म करते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग बहुत फ्रीबीज देते हो लोगों को, कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री ये फ्री वो। आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है फॉर द मिडिल क्लास ऑफ द कंट्री, फॉर पीपल हु आर नॉट एज फॉर्चुनेट, कि इतने सारी चीज़ें फ्री मिल रही है। इट्स अ वेरी बिग डील। स्पेशली मैं मुंबई से हूँ जहाँ रेंट भी इतना ज़्यादा है। तो जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे गाड़ियाँ चलाते हैं या हमारे घर पर काम करते हैं, देयर लाइफ इन मुंबई इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बहुत दूर से आते हैं फॉर देयर जॉब्स। तो जो आप यहाँ एक्चुअल आम जनता के लिए कर रहे हो, आई थिंक इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। प्लस इन्फ्लेशन रेट कम है। मैं थोड़े से इकोनॉमिक एंगल्स और आई मीन फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड स्ट्रैटेजीज जानना चाहूँगा कि कैसे कर रहे हो ये, और एक पिक्चर ड्रॉ आउट कर दीजिए। क्योंकि या तो आप कुछ मैजिकल हाँ मैजिकल चीज कर रहे हो, या क्या अरविंद केजरीवाल के पास जादू की छड़ी है? हाँ, द क्रिटिसिज्म इज दैट कि क्या फ्रीबीज की वजह से एपी पावर में आ रही है। तो आप इन सारी चीज़ों को एक साथ एड्रेस कर दीजिए। बट मैं ऑनेस्टली एज एन इंजीनियर मैं गवर्नेंस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ यहाँ, तो यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं। आई थिंक दैट जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे 2013 वाला, और जब हम अपने ऐसे मैनिफेस्टो बनाया था, हम क्या क्या करेंगे, सब हमने प्रॉमिस किए थे। आई बी वेरी ऑनेस्ट, तब तो हमें भी नहीं पता था कि होगा कैसे, राइट? हम भी ऐसे कोई पॉलिटिक्स में पहले नहीं थे। अरविंद केजरीवाल हिमसेल्फ वाज अ ब्यूरोक्रेट, बट हम तो सब बाकी नॉर्मल बैकग्राउंड्स वगैरह से आ रहे थे। मैं ये कहूँगी कि ये बहुत गवर्नेंस ओरिएंटेड जवाब नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली जो आपको कोर चीज़ बताऊँगी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल कि हम डिलीवर क्यों कर पाए हैं, वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमारी नीयत साफ है, राइट? पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर पॉलिटिशियन चुनाव जीतने के बारे में ये नहीं सोच रहा होता कि हमें पब्लिक का काम कैसे करना है, हमें स्कूल कैसे ठीक करना है, हमें हॉस्पिटल कैसे ठीक करना है, हमें बिजली कैसे देनी है, हमें पानी कैसे देना है। वो ये सोच रहा होता है मैं किसी तरह से कितना पैसा बना लूँ कि मैं अपना इलेक्शन जीतता हूँ नेक्स्ट, राइट? दैट इज़ द मोटिवेशन दैट दे आर ड्रिवन बाय। मतलब अगर सेंटर में भी एपी होती तो करप्शन नहीं होता देश में और इन्फ्लेशन रेट्स कम होते। Yes, 100%. और देश को फ्रीबीज मिल, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड फ्रीबीज, No, but I don't think freebies is a bad word. ओके, तो देश को फ्री बिजली, फ्री, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलती। ये मैं आपको इकोनॉमिकली पॉसिबल है। ये मैं आपको बताती हूँ। आप अगर दिल्ली को देखिए, दिल्ली पूरे देश में इज द ओनली फिस्कल सरप्लस स्टेट। इसका क्या मतलब है? हमारे देश में तकरीबन सारी स्टेट्स ने डेट लिया हुआ है, एंड दे हैव गॉन इनटू दिस स्पाइरल कि अपनी बेसिक नीड्स मीट करने के लिए जो उनकी बेसिक पॉलिसीज हैं उन्हें हर बारी डेट लेना पड़ता है। उनके पास जितनी इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं, फिर और डेट लेते हैं और डेट लेते हैं। आई मीन दे आर स्टेट्स जिनका लाखों करोड़ का डेट है। एक्सक्यूज मी, दिल्ली इज़ द ओनली स्टेट इन द कंट्री जो फिस्कल सरप्लस में है, राइट? तो इतना कुछ फ्री देने के बावजूद भी हम एक बजट सरप्लस स्टेट हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये CAG की रिपोर्ट्स कह रही हैं दैट दिल्ली इज़ द ओनली बजट सरप्लस स्टेट इन द कंट्री। दिल्ली में जब हम 2015 में आए थे तो दिल्ली का टोटल बजट साइज वाज अबाउट 30,000 करोड़। ना दिल्ली का जो अपना बजट है, दिल्ली को सेंटर से हार्डली कुछ पैसा मिलता है, मतलब वेरी लिटिल, अ फ्यू 100 करोड़ में भी।
तो दिल्ली का जो सारा बजट है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्लीज ओन टैक्सेस एंड दिल्लीज ओन रेवेन्यूज़। ओके, तो जनरली दिल्ली में आप दिल्ली के बजट को और दिल्ली का जो हमारा रेवेन्यू है उसको सेम मान सकते हैं, राइट। हमारी सरकार बनने से पहले, हम 2015 में सरकार में आए, उससे 5 साल पहले दिल्ली का बजट बढ़ा था 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ में। सो ओवर अ 5-year पीरियड इंक्रीज बाय 5,000 करोड़। फ्रॉम 2015 टू 2020, 5 साल में ऑफ द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ऑफ द अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट, हमारा बजट 30,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़ हो गया। वी डबल्ड द बजट ऑफ दिल्ली। And not just that, in 8 years, it has gone up from 30,000 crores to 75,000 crores. ये जादू की छड़ी पता है क्या है? ये जादू की छड़ी हमारी ईमानदारी है। क्योंकि जो पैसा टैक्स का पैसा है, देखिए करप्शन सिर्फ इसमें नहीं होता। आप और हम करप्शन किसको समझते हैं? हम करप्शन इसको समझते हैं कि भाई सरकार के पास 100 रुपया है, उस 100 रुपये में से 40 रुपया नेता ने अपनी जेब में रख लिया, 20 रुपया ब्यूरोक्रेट ने अपनी जेब में रख लिया, तो सिर्फ 40 रुपया ग्राउंड पे पहुंचा। दिस इज़ हाउ वी ऑल अंडरस्टैंड करप्शन। हम भी पहले यही सोचते थे। लेकिन करप्शन सिर्फ पैसे के खर्च में नहीं है, आपके सरकारी खजाने में कितना पैसा आ रहा है वहाँ पर भी करप्शन है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन है, उसने सरकार को 10 करोड़ का टैक्स देना है, राइट। उस 10 करोड़ से हो सकता है स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, सड़कें बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जॉब्स आए, राइट। कुछ भी हो सकता है उस पैसे से। उसे 10 करोड़ का टैक्स देना है। सरकारी डिपार्टमेंट से कोई आएगा, वो कहेगा ऐसा 10 करोड़ छोड़ो, 3 करोड़ में रफा दफा कर दो, 2 करोड़ मंत्री जी को चला जाएगा, 1 करोड़ सारे अफसर आपस में बीच में बांट लेंगे, सब खुश। क्योंकि वो बिजनेसमैन खुश, उसे 10 करोड़ की जगह 3 करोड़ में सेटल हो गया। नेता खुश, 2 करोड़ उसकी जेब में चला गया, वो नया गाड़ी खरीद लेगा, नया घर खरीद लेगा, अपनी इलेक्शन के लिए पैसा खर्चेगा, अफसर खुश। किसका नुकसान हुआ? पब्लिक का नुकसान हुआ ना। क्योंकि अगर वो 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट एक्सचेकर में आ जाते तो उसे पब्लिक का काम होता। कोई नया हॉस्पिटल बनता, कोई नया स्कूल बनता, कोई बसेज आती, मेट्रो बनती, उसका पब्लिक का ही काम होता। सो जो करप्शन है वो सिर्फ पैसे के खर्च में नहीं है, वो कितना पैसा सरकार के पास आ रहा है उसमें है। अगर आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने रेवेन्यू बढ़ाया है, बजट बढ़ाया है, वो इसलिए है कि जो दिल्ली के टैक्स का पैसा है वो सरकारी खजाने में जाता है, हमारी जेब में नहीं जाता, हमारी पार्टी में नहीं जाता। हमें जब भी इलेक्शन लड़ना होता है, हम अभी भी स्ट्रगल करते हैं अपनी इलेक्शन को फंड करने के लिए, क्योंकि हम सरकारी पैसा अपनी जेब में नहीं डालते। हम सरकारी पैसा स्कूल में लगाते हैं, बिजली में लगाते हैं, पानी में लगाते हैं, महिलाओं को बस टिकट देने में लगाते हैं। हम अपने लिए घर, गाड़ी, घोड़ा, अपना इलेक्शन लड़ने में नहीं लगाते हैं, राइट। सो दिल्ली is not just a model of good education, Delhi is a model of good economics. और मैं एक चीज़ आपको कह रही हूँ कि अगर कोई सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं या वो चोरी कर रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है। सरकारों के पास पैसे हैं, सरकारें अगर डिलीवर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकती हैं। आज आप दिल्ली की सरकार को देखिए, हम फ्री बिजली देते हैं, हम फ्री पानी देते हैं, हम हाई क्वालिटी हेल्थ केयर देते हैं, हम अपनी मोहल्ला क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में फ्री दवाई देते हैं, हम महिलाओं को बस यात्रा फ्री देते हैं, हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री करवाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास बजट सरप्लस है, राइट। अब हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे ये आ रहा है। ये दिस इज साउंड इकोनॉमिक्स एंड दिस इज ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से ये पैसा हमारे पास आ रहा है। सेकेंड, जिसको ना बहुत गलत तरीके से फ्रीबीज कहा जाता है कि भाई सब कुछ फ्री क्यों दे रहे हैं, आप इसे एक इकोनॉमिक्स की दृष्टि से समझिए। जैसे हम इकोनॉमिक्स में एक डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, राइट, कि मार्केट में तो सप्लाई होनी पड़ेगी गुड्स की, सर्विसेज की, बट किसी भी इकोनॉमी को चलने के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड होनी पड़ेगी, राइट। अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं है खर्च करने के लिए तो इकोनॉमी नहीं चल सकती है। लैक ऑफ डिमांड इज़ द रीज़न कि इकोनॉमीज रिसेशन में जाती हैं। अगर आप कोविड के बाद देखिए तो तकरीबन देश भर में इकोनॉमी धीरे धीरे रिसेशन में जा रही थी। दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में इकोनॉमिक डाउनटर्न सबसे कम हुआ। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार की पॉलिसीज़ की वजह से दिल्ली वालों की जेब में पैसा है, और अगर हमारी जेब में पैसा होगा
तो हम उस पैसे को इकोनॉमी में डालेंगे ना, हम उसके बाद और सामान खरीदेंगे। अगर मैं महीने के 4-5 हज़ार रुपये बिजली के बिल में, पानी के बिल में, बच्चों की फ़ीस में, हॉस्पिटल के खर्चे में बचा रही हूँ, आई विल गो स्पेंड इट समवेयर एल्स। मैं हो सकता है टीवी खरीदूँ, मैं हो सकता है फ्रिज खरीदूँ, हो सकता है मैं कोई नई सर्विसेज यूज़ करूँ। उससे क्या हो रहा है? उससे इकोनॉमी बढ़ रही है, उससे डिमांड बढ़ रही है, उससे आपका इकोनॉमी का साइकिल मूव हो रहा है कॉन्स्टेंटली, राइट? सो गिविंग फ्रीबीज is not just good politics, it is also good economics. Okay. क्योंकि फिर आप एक्चुअली वहाँ पे आप इकोनॉमी में डिमांड को स्पर कर रहे हैं और आप इकोनॉमी को उसके माध्यम से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक जो दूसरी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे आसपास की दुनिया में सब लोग हमारे जितने फॉर्चुनेट हों, राइट? अक्सर ऐसा होता है कि हम सिर्फ अपने जैसे लोगों को जानते हैं। तो जो लोग अक्सर फ्रीबीज़ के बारे में शिकायत करते हैं कि इसको बिजली फ्री क्यों देते हैं, पानी क्यों देते हैं, वो अक्सर एक बहुत फॉर्चुनेट बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पे अगर आपका 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये बिजली का बिल आ भी जाए तो आपको उससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 80% लोग ऐसा नहीं जीते हैं। 80% लोग बहुत मुश्किल परिस्थिति में जोते हैं। हम ही, जैसे आपने अभी अपने ड्राइवर की बात करी, राइट? हम अपने आसपास ही देखने जाएं तो हो सकता है जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, चाहे हमारा ड्राइवर हो गया, चाहे हमारी मेड हो गई, चाहे जिस दुकान से हम सामान खरीदते हो वहाँ पे काम करने वाले लोग हों, उनके लिए 1,000 रुपये, 2,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जाएं तो वहाँ पर एक महीने में अगर आपका 5,000 रुपये किसी वजह से बचता है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एबल टू पुट फूड ऑन द टेबल फॉर द लास्ट वीक ऑफ द मंथ और नॉट, राइट? एक आम मिडिल क्लास और गरीब परिवार की अगर आप किसी महिला से बात करिए, किसी से भी आप पूछिए, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे देश के हर हिस्से में हो, 25 तारीख के बाद लोगों के पास अपना आखिरी 5-6 दिन खर्चा चलाने को नहीं होता। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने किया है, उन्होंने बेसिक नेसेसिटीज़ की सिक्योरिटी दे दी है लोगों को। उनको ये पता है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, हमारे पास एक बेसिक डिग्निटी की ज़िंदगी जीने का अधिकार है और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, राइट? कि मैं कितना भी गरीब हूँ, मेरे घर में बिजली का कनेक्शन होगा और मेरी बिजली कटेगी नहीं बिकॉज आई कांट पे द बिल। सो जैसे हम जो कहते हैं कि बिजली फ्री, ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में 5-5 AC चलाऊंगी और मुझे बिजली फ्री मिलेगी। सिर्फ 200 यूनिट्स बिजली फ्री है। 200 यूनिट्स मीन्स अ वेरी बेसिक हाउस जिसमें कुछ पंखे, कुछ लाइटें, हो सकता है कूलर, एक फ्रिज, एक प्रेस, इतना चलता हो, राइट? हम लोगों के घर में बिजली फ्री नहीं आएगी। हम लोगों के घर में दिल्ली में भी हज़ारों रुपए का बिल आएगा, प्रॉबली लेस देन बॉम्बे बिकॉज इन दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आर लोअर देन बॉम्बे। लेकिन आपको और मुझे बिजली का बिल फ्री नहीं मिलेगा, राइट? किसको मिल रहा है? जिसके घर में AC नहीं है, जिसके घर में बहुत इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं है, वो एक गरीब मिडिल क्लास परिवार है जिसको बिजली फ्री मिल रही। अगर आप एक गरीब घर से आते हो, आपको ये पता है कि आपके घर में पानी की सप्लाई पाइपलाइन से आएगी। आपको अपने घर के बाहर, अपनी कॉलोनी के बाहर एक पानी के टैंकर के लिए एक कनस्तर लेके नहीं खड़ा होना होगा, वहाँ पे घंटों खड़े होके किसी और से झगड़ा नहीं करना होगा। आपके घर में पानी आएगा। दिल्ली के हर कॉलोनी में पानी पहुँचाने का कमिटमेंट अरविंद केजरीवाल ने किया है। हो सकता है कहीं पे कम समय के लिए आता हो सकता है कहीं ज़्यादा समय के लिए आता हो, पर जो दिल्ली की स्लम्स हैं, जो झुग्गियाँ हैं, जो दिल्ली के सबसे गरीब लोग हैं, दिल्ली की हिस्ट्री में पहली बार दिल्ली की स्लम्स में पानी की पाइपलाइन पहुंची है। वरना इट वाज अ वे ऑफ लाइफ कि झुग्गियों में तो, स्लम्स में तो टैंकर से ही पानी आता है और फिर टैंकर आता था, सारी महिलाएं वहाँ पे जाती थी, उनका झगड़ा होता था, वो ऊपर पाइप से, ये सब ने हमने सीन्स देखे। आज चाहे आप एक गरीब परिवार से आते हो, चाहे आप एक स्लम में रहते हो, आपके घर में पानी की फैसिलिटी होगी। आपके घर पे पानी इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि आप अपना बेसिक बिल नहीं दे पाए। जब हम पानी फ्री कहते हैं, अगर आप लाखों लीटर पानी यूज़ करो वो फ्री नहीं होता, 20,000 लीटर पानी फ्री होता है। और इसका कैलकुलेशन बहुत सोच समझ के किया गया है। इसका कैलकुलेशन इस हिसाब से किया गया है, आई थिंक UN के स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, या WHO के स्टैंडर्ड्स हैं कि कितना मिनिमम पानी आपको डिग्निफाइड लिविंग के लिए चाहिए, विच इज़ अबाउट 150 लीटर्स पर पर्सन। तो अगर आपकी 4-5 लोगों की फैमिली है तो 700 लीटर पर डे, विच ट्रांसलेट्स इनटू 20,000 लीटर्स ऑफ वाटर पर मंथ। आपको सिर्फ उतना ही फ्री मिलता है। अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको पूरे के पैसे देने पड़ेंगे।
तो लोग केयरफुल भी होते हैं। लोगों को लगता है कि हम इतने समय, आप तब मुझे याद है जब हम छोटे थे तब से हम ऐड देखते थे, भाई लाइट का स्विच बंद करो, कमरे से बाहर जा रहे हो तो पानी वेस्ट मत करो, कोई नहीं ध्यान देता था। लेकिन जब आपको पता है ना कि 200 यूनिट से ऊपर बिजली जाएगी तो बिल आएगा, तो सब लोग लाइट ऑफ करते हैं। 20,000 लीटर से ज़्यादा पानी होगा तो पूरा बिल आएगा, सब लोग नल का बंद करते हैं, राइट। अगर आप स्कूल एजुकेशन की बात देखिए, जस्ट बिकॉज, और ये मैं कई बार कह चुकी हूँ, जस्ट विद इन द टाइम दैट वी हैव बीन टॉकिंग, जस्ट बिकॉज कोई गरीब है डज नॉट मीन वो टैलेंटेड नहीं है, डज नॉट मीन कि वो एक सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं हो सकता, एक सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं हो सकता, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हो सकता। लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? इसका सबसे ज़्यादा नुकसान लड़कियों को होता है। मुझे याद है 7 years बैक और 8 years बैक, इन द अर्ली डेज व्हेन आवर गवर्नमेंट हैड बीन फॉर्म्ड, मैं गर्ल्स स्कूल में गई थी ईस्ट दिल्ली के एक लो इनकम लोकेलिटी में, और मैं वहाँ पे असेंबली में गर्ल्स से बात कर रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आप में से किस किस के भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब मेरा दिल टूट गया इस बात को देखे कि 90% गर्ल्स रेज देयर हैंड्स। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि अगर परिवार के पास थोड़े से भी पैसे होते थे तो उनको लगता था कि भाई बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेज दो, लड़की को एजुकेशन नहीं भी मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है। आज जब आपके गवर्नमेंट स्कूल में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा गरीब परिवार की लड़कियों को हो रहा है। आप स्कूल्स में जाइए, आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। एक स्कूल है, एक नूर नगर करके लोकेलिटी है यहाँ पे, मतलब बहुत लो इनकम लोकेलिटी है वो। वहाँ पे एक स्कूल से 32 लड़कियों ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया फ्रॉम वन सिंगल स्कूल, राइट। ये गरीब परिवार की लड़कियाँ हैं, इनके पेरेंट्स भी एजुकेटेड नहीं हैं। 2 years बैक जब 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया था, तो मैं अपनी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं MLA हूँ, मैं वहाँ पे जो कुछ बच्चे टॉपर्स थे उनके घर गई थी, उनसे मिलने के लिए, उनकी फैमिलीज़ को कंग्रेचुलेट करने के लिए। उन 5 बच्चों में से 4 बच्चे अपने परिवार के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उनके परिवार में और कोई नहीं था जिसने 12वीं भी पास करी हो। अगर स्कूल्स में फ्री एजुकेशन नहीं मिल रही होती तो वो कैसे बच्चे आगे बढ़ते, वो कैसे टॉपर्स होते, वो कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते, वो कैसे इंजीनियर्स डॉक्टर्स बनते। सेम फॉर मेडिसिन्स। आज आप देखिए हमारे देश में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ये सबसे बढ़ती हुई बीमारियां हैं, राइट। ये सबको हो रही हैं, ये अमीर लोगों को भी हो रही हैं, ये गरीब लोगों को भी हो रही हैं। आपको एक बार डायबिटीज़ हो जाए, आपको एक बार हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, आपको ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है। महीने के हज़ारों रुपए तो दवाई में खर्च हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो एक वेल ऑफ फैमिली से आता है उसके पास इंश्योरेंस भी होगी, उसके पास ऑफिस का कोई ना कोई कवर भी होगा, वो दवाइयों पे पैसा खर्च कर भी दे तो इट्स ओके। एक गरीब परिवार में क्या होता है कि जब आपको 3-4 हज़ार रुपये महीने की दवाइयाँ लेनी पड़ती है, आप कुछ महीनों के बाद छोड़ देते हो, फिर आपका बीपी बढ़ता है, फिर आपका शुगर बढ़ता है, फिर आपको उसके बाद आपकी हेल्थ कंडीशन डिटीरियोरेट करती है, और फिर आप एट अ मच अर्लियर एज यू गेट फार मोर सीरियस एलिमेंट्स, राइट। आज मोहल्ला क्लिनिक में दवाई फ्री मिलने की वजह से दिल्ली में लाखों ऐसे लोग हैं जो अपनी डे टू डे बीमारियों के लिए रोज़ उनकी दवाई जो होती है वो उनको मोहल्ला क्लिनिक से मिल जाती है। उनको अपनी शुगर की दवाई, अपनी बीपी की दवाई, अपनी कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेने के लिए वो आते हैं मोहल्ला क्लिनिक में, अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, उनको सारी दवाइयाँ फ्री मिल जाती हैं, Okay. राइट। सो वी हैव टू रियलाइज दैट इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, ये सरकार का काम है कि जिसको भगवान ने कम दिया है उसकी देखभाल सरकार करे। सरकार इसीलिए है। तो अगर सरकार लोगों को फ्री बिजली दे रही है, फ्री पानी दे रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, फ्री हेल्थ केयर दे रही है, तो ये सरकार का काम है। अभी कल या परसों हमारी एक स्कीम है तीर्थ यात्रा की। उस तीर्थ यात्रा की स्कीम में हम सीनियर सिटीजन्स को अलग अलग स्थान पे तीर्थ यात्रा करवाते हैं। वो भी वन ऑफ आर फ्रीबीज, जिसपे वो होता है कि फ्री क्यों है। अभी हमारी ट्रेन द्वारकाधीश गई है कल या परसों। सो आई हैड गॉन टू सी ऑफ द पीपल जो उस ट्रेन में गए हैं। उसमें से 80% जो लोग थे वो महिलाएं थी, और वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला ने मुझे ऐसे गले लगाया, मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। उसने मुझे कहा कि बेटा, मैं तो जिंदगी में पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही हूँ। कहते हैं मेरी सारी जिंदगी चली गई अपने घर के चूल्हे चौखे में,
और अगर अरविंद केजरीवाल नहीं होता तो मुझे अभी भी बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, राइट? तो हमें ये देखना है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो हमसे कम फॉर्चुनेट हैं। जब मैंने प्रो मोदी लोगों से आप लोगों के बारे में बात करी तो बहुत शार्प नैरेटिव्स थे कि अरविंद केजरीवाल एक्सेंट्रिक है, नहीं पता नहीं क्या करते हैं, लाइक बहुत लाइक काइंड ऑफ इन द डार्क नैरेटिव्स। पर जब दिल्ली के लोगों से बात करते हैं तो असली नैरेटिव्स निकल के आते हैं, मोर इंट्रिकेट, बिकॉज यू गाइज आर इन पावर हियर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो क्रिटिसिज्म एएपी को मिलता है, आप उस क्रिटिसिज्म को प्रोसेस कैसे करते हैं? क्या इज ऑल दैट क्रिटिसिज्म फॉल्स, या कुछ क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट भी करते हो? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, आई थिंक ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी डेमोक्रेसी में जी। क्योंकि क्या है कि ऑब्वियसली जब हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हम तो अपने ही जैसे लोगों से सराउंडेड होते हैं, राइट? हम सुबह से लेकर रात तक किससे मिलते हैं? हम अपनी ही पार्टी के लोगों से, अपनी ही गवर्नमेंट के लोगों से। सो वी आर ऑल सराउंडेड। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट्स क्या, सभी लोग शायद ऐसे ही होते हैं कि हम ऐसे लोगों से सराउंडेड होते हैं जो हमारे जैसे होते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। ऑपोजिशन का क्या फ़ायदा है? ऑपोजिशन का ये फ़ायदा है कि उनका काम है हमारी बुराइयां करना, राइट? सो दे ऑफन मे बाय ब्रिंग आउट शॉर्ट कमिंग्स, ऐसी कमियां वो निकाल सकते हैं जो हो सकता है हमने भी नहीं देखी हो, राइट? तो मुझे तो लगता है कि क्रिटिसिज्म को वैल्यू करना चाहिए, और क्रिटिसिज्म आपकी जो ऑपोजिशन है वो कई बार ऐसी चीज़ें रेस करती है। मैं तो अक्सर इवन असेंबली सेशन में जब बैठी होती हूँ तो बीजेपी के पॉलिटिशियंस कई बार कुछ पॉइंट रेस करते हैं, मैं एक्चुअली नोट्स भी बना लेती हूँ। जैसे वो कई बार कहते हैं कि जी हमारे एरिया का ये स्कूल ठीक नहीं है और यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। सो आई ऑलवेज मेक नोट ऑफ दैट एज वेल, कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो विच वी आर ओवरलुकिंग, तो हमें ज़रूर उसे ठीक करना चाहिए। ऑफ कोर्स वी आर नॉट परफेक्ट, ये तो हमें भी पता है कि हमारे में कमियां हैं, हो सकता है हमारे काम में कमियां हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं ठीक कर पाए हों। तो अगर कोई उस कमी को उठा रहा है, मुझे लगता है कि उसमें कोई हमें तो प्रॉब्लम नहीं है। Okay, that's it. That's the podcast. Atish ma'am, thank you. Something tells me कि we will speak again, and thank you for being so open. अक्सर politicians mask पहन कर आते हैं, तो this was refreshing. This was refreshing in many ways. And generally मैंने सिर्फ राघव चड्ढा और आपसे बात की है, AAP से. ओवरऑल आपकी पार्टी की एक वाइब है, एंड दैट वाइब इज एजुकेशन. You all are educated people, तो आई थिंक आप एजुकेशन का महत्व जानते हो. तो थैंक यू मैम. माई जॉब इज टू जस्ट टेक योर थॉट्स आउट टू द ऑडियंसेस एंड लेट देम मेक देयर ओन डिसीजन. थैंक यू, अप्रिशिएट योर टाइम. थैंक यू मैम. तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट. हर पॉलिटिकल पॉडकास्ट के बाद मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि इन पॉलिटिकल पॉडकास्ट को और बेहतर कैसे बनाएं. मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर किए, बट पॉलिटिक्स को हम सिर्फ हाल ही में कवर कर रहे हैं यार. मैं भी सीख रहा हूँ, मैं बेहतर होते जा रहा हूँ एज अ पॉडकास्टर. तो ये बताइए कि और किन पॉलिटिशियंस को आप देखना चाहोगे शो पर, किन पॉलिटिकल कमेंटेटर्स को देखना चाहोगे शो पर, कैसे टॉपिक्स, कैसे सवाल कवर होने चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताओ. TRS झट से लौट के आएगा. सपोर्ट करते रहिए, सीखते रहिए, और देश को साथ में मिलकर आगे बढ़ाते जाइए हमारे साथ. जय हिंद.